हम लोगों का स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो आपके पास केसेस भी काफी ज्यादा बढ़ गए होंगे। हमारे ओपीडी में द मेजर बल्क ऑफ 60-70% पेशेंट्स आर आई में इरिटेशन हो रही है, आई में स्ट्रेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, बीच बीच में दिखता है, फिर धुंधला हो जाता है। मैं कंप्यूटर स्क्रीन बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, बट मुझे अब डिस्कम्फर्ट होने लग गया। हम एक जनरेशन बना रहे हैं जिसके चश्मे लग जाएंगे काफी टाइम से पहले। Population of school going children, 70 to 80% people have glasses already. So this is an upcoming pandemic for sure. All over the world है, but Asian countries में prevalence सबसे ज्यादा है। एम्स दिल्ली के बाहर पेशेंट्स रात में आके वहाँ पे लाइन लगाते जी। हैं। अगर किसी का ऑपरेशन होना है तो उसकी डेट 4 साल बाद की मिल रही है। इतना लोड क्यों है एम्स के ऊपर? एक बार कोई पेशेंट को यहाँ पे रेफर कर दिया, इसके बाद हम किसी पेशेंट को भेज नहीं सकते। फोन में एक ऑप्शन आता है ब्लू स्क्रीन से येलो स्क्रीन आप कर सकते हो, तो उससे कुछ आंखों पे इफेक्ट कम पड़ता है। जो फोन्स और लैपटॉप्स इमिट करते हैं ब्लू लाइट, वो इतनी हाई इंटेंसिटी की नहीं होती। तो इनफैक्ट ब्लू लाइट इज इम्पोर्टेंट। ये मिथ बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, गाजर खाने से आंखें सही रहती हैं। वेरी पॉपुलर। अगर किसी को कैटरैक्ट बन गया है, अगर किसी को आंख का नंबर आ गया है, तो वो गाजर खाने से जाएगा नहीं। चश्मा पहनने से आंखें वीक होती हैं। चश्मा पहनने से आंखें वीक नहीं होती, आपकी आई ऑलरेडी वीक है, आप चश्मा पहन के उनको सही कर रहे हो। इंडिया में जब बच्चा पैदा होता है तो उनकी माएँ ये सोचती हैं कि इसके मैं काजल लगाऊंगी, काजल लगाने से आंखें बड़ी हो जाएंगी। इट इज एक्चुअली हार्मफुल फॉर योर आईज, क्योंकि हमारे आई लैशेज होती हैं, तो वहाँ पे हमारे आई के ग्लैंड्स भी होते हैं जो टीयर फिल्म को बनाते हैं। काजल से वो ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाते हैं। योगा टीचर्स क्लेम करते हैं कि हम आपको आंखों की एक्सरसाइज कराएंगे, उससे आपके चश्मे का नंबर कम हो जाएगा। चश्मे का नंबर कम तो नहीं, बट हाँ आपके आईज के मसल्स स्ट्रेंथन रहेंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस पेशेंट को डॉक्टर से पूछने चाहिए लेसिक से पहले। विच टेक्नोलॉजी इज बेस्ट फॉर मी? व्हाट आर द चांसेस कि मेरा नंबर वापस आ सकता है? व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ द प्रोसीजर? व्हाट आर द प्रिकॉशंस आई नीड टू टेक आफ्टर सर्जरी? सनग्लासेस हैं, आर दे रियली नेसेसरी जब धूप में निकल रहे हैं और बस एक फैशन ट्रेंड है? जैसे हम सनस्क्रीन लगाते हैं टू प्रोटेक्ट आवर स्क्रीन, वैसे यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए सनग्लासेस हैं। आई ड्रॉप्स को फ्रिज में स्टोर कर दिया, ये चीज सेफ है? सारी ड्रॉप्स को फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ देम को विद इन अ मंथ यूज करना होता है, देन यू हैव टू डिस्कार्ड इवन अगर वो बच जाए। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनएडिटेड विद अतुल। फ्रेंड्स, आज का जो मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है वो किया है मैंने डॉक्टर अनिरुद्ध कपूर के साथ। फ्रेंड्स, डॉक्टर अनिरुद्ध के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो डॉक्टर अनिरुद्ध ने अपनी MBBS कंप्लीट करी एम्स दिल्ली से। देन उसके बाद उन्होंने अपनी PG करी एम्स दिल्ली से इन ऑप्थेल्मोलॉजी, एंड उसके बाद उन्होंने अपनी SRship भी एम्स दिल्ली से ही कंप्लीट करी है। एंड अगर मैं उनके आपको कुछ फिगर्स बताऊं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर अनिरुद्ध हैं नीट UG ऑल इंडिया रैंक 22, देन एम्स UG ऑल इंडिया रैंक 19, स्टेट PMT एग्ज़ाम में रैंक 1 होल्डर है, देन एम्स PG ऑल इंडिया रैंक 14, उसके बाद में एम्स सीनियर रेजिडेंसी ऑल इंडिया रैंक 1, एंड देन डॉक्टर अनिरुद्ध ने USMLE का भी एग्ज़ाम दिया है एंड उसमें स्टेप 2 में उनका स्कोर 270, जो कि एक बहुत ब्रिलियंट स्कोर है। फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट में हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन करा। हमने काफ़ी सारी बातें करी कि यंग स्टूडेंट्स को, छोटे बच्चों को चश्मा इतनी जल्दी क्यों लग जाता है, क्या चश्मे का इलाज सिर्फ लेसिक सर्जरी है क्या, या वो दवाइयों से भी ठीक हो सकता है, और एल्डरली पीपल में मोतियाबिंद जिसे कैटरैक्ट बोला जाता है वो कैसे ठीक होता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है। एंड हमने बात करी एम्स की लाइफ के बारे में भी कि एम्स में पेशेंट लोड कितना होता है, क्यों इतनी बाहर लोगों की भीड़ हमें देखने को मिलती है। एंड फ्रेंड्स, फिर हमने जैसे कुछ कॉमन मिथ्स जो होते हैं हमारे, उनके बारे में हमने बात करी कि क्या सिर्फ गाजर खाने से आंखें सही रह सकती हैं, या फिर एक जो आई ड्रॉप होती है कि वो रैंडमली आप किसी भी केमिस्ट की शॉप से लाके आंखों में डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। एंड काफ़ी सारे ऐसे कॉमन मिथ्स थे जो कि आज हमने बस्ट कर रहे हैं डॉक्टर अनिरुद्ध के साथ। आई होप कि आपको पॉडकास्ट आज का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इंसाइटफुल एंड नॉलेजेबल लगेगा। एंड अगर आपके कोई भी डाउट हो डॉक्टर अनिरुद्ध के लिए तो प्लीज़ आप उनको कमेंट में मेंशन करना, एंड मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में डॉक्टर अनिरुद्ध के साथ उनको क्लियर करूँगा। एंड मैं डॉक्टर अनिरुद्ध का सोशल मीडिया हैंडल भी अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन कर दूंगा, तो अगर आपको डायरेक्टली डॉक्टर अनिरुद्ध के साथ कनेक्ट करना है तो आप उनसे वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। लेट्स स्टार्ट। तो सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट अनएडिटेड विद अतुल, एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना अपना प्रीशियस टाइम निकाला। डॉक्टरों का टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है एंड आप यहाँ पे आज रिकॉर्ड करने आए, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू अतुल फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम हियर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, तो सर कैसी चल रही है अभी लाइफ? बढ़िया। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई सीनियर रेजिडेंसी ओके एंड मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करी है। ओके
So I'm seeing all kind of patients. I've moved to a different city now. I'm in Jaipur now. ओके, तो बस बाकी तो काम तो वही है, पेशेंट्स वही है, हमारा काम है पेशेंट्स देखना, ट्रीटमेंट देना। राइट। बट सर, एम्स से आपने पढ़ाई करी है, आपने एमबीबीएस एम्स से करी, देन जी आपने पीजीबी एम्स से करी। बट लोग ऐसा चाहते हैं कि उनको जितना ज़्यादा पेशेंट एक्सपोजर मिले उतना उनके लिए अच्छा रहता है एज अ डॉक्टर। जी तो बट देन आपने डिसाइड करा कि आपको अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है। जी। तो ये डिसीजन कैसे आया? डेफिनेटली एज अ डॉक्टर आपका यही होता है, द मोर पेशेंट्स यू सी, द बेटर ट्रीटमेंट यू गिव, यू फील मोर हैप्पी, आपको अच्छा लगता है, कंटेंटेड आप तभी फील करते हो कि आप अच्छे पेशेंट केयर प्रोवाइड करो। बट देन मेरे दिमाग में हमेशा से था एट अ सर्टेन पॉइंट मुझे एम्स से स्टेप आउट करके अपना खुद का काम करना है, उसके खुद के एडवांटेजेस हैं। यू गेट टू डिसाइड योर ओन हॉस्पिटल टर्म्स, आप अपने टर्म्स पे काम कर सकते हो। एंड आई वॉन्टेड टू बी विथ माई फैमिली ऑल्सो। ओके। सो आई हैड अ क्लियर माइंड इन माई माइंड दैट आफ्टर माई एसआरशिप, जिसमें हमें काफ़ी एक्सपोजर मिलता है, मतलब हमारी सीनियर रेजिडेंसी में वी आर ट्रेंड कि एक जूनियर कंसल्टेंट की तरह हमें इंडिपेंडेंट केसेस मिलते हैं। ओके। सो आई हैड दैट इन माइंड, उसके बाद मैं अपना खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहूँगा। नाइस। तो सर, ये जो सीनियर रेजिडेंसी होती है ये आफ्टर पीजी होती है? जी। सो एम्स में हमें ऑफ्थल्मोलॉजी में एमसीएच नहीं है अभी कोर्स, ओके। हमें सीनियर रेजिडेंसी मिलती है। ओके। दैट इज़ लाइक अ फेलोशिप ट्रेनिंग और अ सुपर स्पेशलाइजेशन। एंड डिफरेंट सुपर स्पेशलिटीज़ में रेटिना, कॉर्निया, स्क्विंट उसमें मिलती है। ओके। तो आई वॉज ट्रेंड इन रेटिना, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी। नाइस। और एनडीए सर कितने साल का होता है? 3 years। 3 यू आर इयर्स? नॉट बाउंड फॉर 3 years, बट ओके। 3 years का कंप्लीट होता है। ओके। तो सर, एम्स के बारे में कुछ अगर थोड़ा सा आप बताओ कि कैसी है, कैसी होती है एक डॉक्टर की लाइफ एम्स में? आई थिंक डॉक्टर की लाइफ हर जगह ऑलमोस्ट सेम होती है, बट हाँ एम्स में सबसे अच्छी बात यह है कि आपके जो मेंटर्स हैं दे आर द बेस्ट। आपको जो ट्रेन करने वाले हैं, जो आपके पीयर्स हैं, वो आपको हमेशा एक तरीके से चैलेंज भी करते हैं। यू हैव दैट कॉम्पिटिटिव फीलिंग विद देम, एंड ऑल्सो सपोर्ट भी करते हैं। यू आर सराउंडेड बाय द बेस्ट माइंड्स। एंड सेकेंड थिंग इज़ द पेशेंट्स। आई थिंक एक डॉक्टर के लिए सबसे बेस्ट उनके टीचर्स उनके पेशेंट्स होते हैं। सो एम्स में किसी भी स्पेशलिटी में हमें मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस मिलते हैं, जो हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस बुक्स में देखते हैं, वो एक्चुअली हमें कभी ना कभी हमारे क्लिनिक में ज़रूर दिखते हैं। सो ये एक स्पेशल चीज़ है। बट हाँ आई थिंक हर हॉस्पिटल में फाइनली यही होता है, एम्स में वो एक टॉप मोस्ट लेवल पे हो रहा होता है। राइट। क्योंकि हम तो जैसे एम्स दिल्ली के बाहर से जब भी निकलते हैं तो हमने हमेशा ये देखा है कि पेशेंट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं रात रात भर, वहाँ पे जी लाइन, मतलब रात में आके वहाँ पे लाइन लगाते जी हैं ओपीडी में दिखाने के लिए। जी एंड अगर किसी का ऑपरेशन होना है तो उसकी डेट आपको 4 साल बाद की मिल रही है, जी। 5 साल बाद की मिल रही है। तो सर, इतना मतलब लोड क्यों है एम्स के ऊपर? क्योंकि इट इज़ अ टर्शरी सेंटर, इट इज़ द हाईएस्ट रेफरल सेंटर। एक बार कोई पेशेंट को यहाँ पे रेफ़र कर दिया, इसके बाद हम किसी पेशेंट को भेज नहीं सकते। और हमारा भी सबसे ज़्यादा चैलेंज यही रहता है, स्पेशली सीनियर रेजिडेंट्स का ही काम होता है ये, कि कैसे पेशेंट मैक्सिमाइज़ करना, सबको ऑप्टिमल टाइम देना और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द केयर। तो ये हमारे लिए भी चैलेंज रहता है कि कैसे हम अपनी एडमिशन डायरीज़ को मेंटेन करें, कैसे ओपीडी को टाइमली ख़त्म करें, to reach out to maximum number of patients and reducing the burden on the system, and plus care आप compromise नहीं कर सकते। So it is an ongoing challenge, हम भी अपने systems change करते रहते हैं। and स्पेशली फॉर जीए केसेस जो बच्चे होते हैं उनकी डेट्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज रहता है, क्योंकि एनेस्थीसिया टाइम भी लिमिटेड होता है। बट हाँ दैट इज़ ट्रू विथ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आप सफदरजंग में जाओगे उधर भी यही है। सो एम्स में ये है क्योंकि इट इज़ द हाईएस्ट रेफरल सेंटर। आप यहाँ से हम किसी पेशेंट को नो नहीं बोल सकते। वी कांट सेंड द पेशेंट एनीवेयर एल्स, वी हैव टू ट्रीट ऑल काइंड ऑफ पेशेंट्स। चाहे कैसी भी पोजीशन में कोई भी पेशेंट कैसा भी आएगा, कितना ही सीरियस हो, आप उसको मना नहीं कर सकते। जी, एज लॉन्ग एज हमारे मेडिकल टर्म्स में या फिर अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस वो एक ट्रीटेबल पेशेंट है, हम किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट रिफ्यूज़ कर नहीं सकते। ओके। तो सर, जैसे अगर एम्स की बात करें तो आप जैसे ऑप्थेल हो, जी तो आपने मैक्सिमम कितने पेशेंट देखे हैं, या फिर जो एम्स में अभी जो डॉक्टर होंगे जी वो मैक्सिमम कितने पेशेंट देखते होंगे एक दिन में? जी, तो मेरे लिए टोटल तो बताना बहुत मुश्किल है, बट हाँ इन अ टिपिकल डे हमारा जैसे ओपीडी वाले दिन जो होता है
सो सारे एसआरस या सारे रेजिडेंट्स को उनका एक क्यूबिकल मिलता है जहाँ पे वो पेशेंट्स देखते हैं, एंड ऑन एन एवरेज वी सी अराउंड 40 to 50 पेशेंट्स पर डॉक्टर. एंड उसके बाद हमारा लंच के बाद हमारी स्पेशलिटी क्लिनिक्स होती है. देन ओके. अगेन उसमें सीनियर रेजिडेंट्स ऑन एन एवरेज अराउंड 100 to 150 पेशेंट्स क्लिनिक में केटर करते हैं, 2 or 3 सीनियर रेजिडेंट्स इन ईच रूम. एंड देन एट द एंड ऑफ द डे उसके बाद इवनिंग में हमें जो हमारे एडमिशन्स होते हैं उनका वर्कअप करना होता है. सो रफली आर ब्रांच इज द एग्जामिनेशन एंड द हिस्ट्री इज़ वेरी शॉर्ट आई में. यही चीज़ अगर हम किसी मेडिसिन ब्रांच में लेंगे जिसमें हिस्ट्री वाला पार्ट ज़्यादा है, या फिर कोई और ब्रांच में लेंगे जिसमें एग्जामिनेशन टाइम ज़्यादा है, तो उसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स कम होंगे बट द वर्किंग आवर्स आर ऑलमोस्ट द सेम. आई में स्पेसिफिकली आपका हिस्ट्री भी शॉर्ट होता है, एग्जामिनेशन भी क्विक होता है. सो द पेशेंट टर्न ओवर टाइम इज़ वेरी फास्ट एंड द नंबर ऑफ पेशेंट्स वी सी इन अ डे इज़ ह्यूज. इज़ वन ऑफ द मैक्सिमम इन द हॉस्पिटल. ओके. तो ये भी एक रीज़न है कि जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं कि उनके कैबिन के बाहर मैंने पर्सनली देखा है कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में. जी डेफिनेटली, क्योंकि हमारा इवन सर्जिकल पेशेंट सारे डे केयर सर्जरीज होते हैं, तो रोल ओवर टाइम जो बेड ऑक्यूपेंसी टाइम है वो बहुत शॉर्ट होता है. मैक्सिमम 1 day के एडमिशन्स होते हैं. सो यू एडमिट 1 पेशेंट एंड यू डिस्चार्ज देम बाय नेक्स्ट डे. ओवरनाइट डिस्चार्ज कर सकते हो, सेम डे डिस्चार्ज कर सकते हो. तो टर्नओवर बहुत फास्ट होता है. क्योंकि आर सर्जरीज आर शॉर्ट सर्जरीज, मोस्ट आर डे केयर सर्जरीज, क्विक सर्जरीज. रिकवरी टाइम इज लेस compared to any branch like a neurosurgery or a gastrosurgery जहाँ पे recovery time and the surgical time is more. ओके. तो सर एक डे अगर आप थोड़ा ब्रीफली बता पाओ कि आपने जैसे सुबह अपना डे स्टार्ट करा जी एज अ डॉक्टर एम्स में, जी तो आपको लंच से पहले आपकी ओपीडी होगी, जी उसमें आपने देख लिए 40-50 पेशेंट जी जैसे आपने बताया. जी. फिर उसके बाद लंच कितने टाइम का होता है? लंच का कोई हमारा फिक्स टाइम नहीं है, बट हाँ जैसे ही ओपीडी ख़त्म होता है हम एक क्विक लंच करते हैं, एक बार रिफ्रेश हो जाते हैं, एक कॉफ़ी, प्रॉब्ली हाफ एन आवर, ओके. एंड देन वी अगेन स्टार्ट आवर क्लिनिक्स. सो दिस इज़ ऑन एन ओपीडी डे. ओपीडी हमारा ट्वाइस अ वीक होता है. सो दैट इज़ अ टिपिकल ओपीडी डे कि सुबह सबके इंडिविजुअल ओपीडी, देन क्लिनिक्स, एंड शाम को हमारे एडमिशन पेशेंट्स हम देखते हैं. द नेक्स्ट डे इज़ द राउंड्स डे. जो पेशेंट्स हमने एडमिट किए उनका हम डिटेल्ड वर्कअप एंड अपने कंसल्टेंट के साथ प्लान डिस्कस करते हैं. एंड देन अगेन इवनिंग में वी हैव आवर lasers or any short procedures or even clinics, and we plan the OT for the next day. And the third day of the week is the OT day. So that also, in an ophthal setup, we start our OT by 8:30 and we finish by 6:30. And by the end of your senior residency, you are trained कि आप बीच में कोई lunch या फिर water break भी आप नहीं लेते हो. You are washed to back cases because आपका aim होता है to maximize कि आप जितने number of cases complete कर लो जिससे backlog का ख़त्म हुए, पेशेंट्स को रीडेट ना करना पड़े. बट देन हाँ, दिस इज़ द थ्रिल एंड द फीलिंग वी एंजॉय. राइट सर. तो सर मतलब तब कैसा लगता है कि जब एक डॉक्टर ऑलरेडी इंडिया में ओवरलोडेड है काम से, है ना, इतना ज़्यादा काम कर रहा है एंड बिना ब्रेक लिए पेशेंट्स को ट्रीटमेंट मिल रहा है, एंड उसके बाद भी जब कुछ ऐसा हो जाता है कि जब रिस्पेक्ट नहीं मिलती या फिर किसी के अटेंडेंट्स आए हुए हैं वो कोई मिसबिहेव कर देता है डॉक्टर्स के साथ, तो वो तब कैसा लगता है कि क्या फीलिंग होती है वो? देखो, वन थिंग इज़ वी गेट ऑल काइंड ऑफ पेशेंट्स, एंड एक पेशेंट और उसके रिलेटिव एक्चुअली बहुत डिस्ट्रेस में आते हैं हमारे पास. तो ऐसा नहीं है सारे पेशेंट रिस्पेक्ट नहीं करते या फिर ट्रस्ट नहीं करते. बहुत सारे पेशेंट हैप्पी, ट्रस्टफुल, सेटिस्फाइड भी होते हैं. बट देन अगेन एज एनी प्रोफेशनल आप सारे अपने पेशेंट्स या फिर जो भी आपसे कोई भी सर्विस ले रहे हैं सबको आप खुश करके नहीं भेज सकते. आपका एम होता है कि सबको खुश करो, सबको मैक्सिमम पॉसिबल बेस्ट ट्रीटमेंट दो, बट इट इज़ अ ऑन गोइंग प्रैक्टिस. दैट्स वाई डॉक्टर्स प्रैक्टिस. इट्स नॉट कि इट्स अ नॉर्म. यू कीप ऑन इम्प्रूविंग. इट्स अ प्रैक्टिस एंड you get to see all kind of patients and you have to deal with all kind of patients and उनके relatives. किसी और की जो feelings है उसको आप change तो नहीं कर सकते, but as long as you are doing the right thing by the patient and जो actually उसका prognosis है, जो उसका treatment है, आप उसको provide कर रहे हो to the best of your capabilities, then you don't feel dejected. You just have an unpleasant experience, but आप रात को peacefully तभी सो पाओगे अगर आपको पता है कि आपने अपनी तरफ से सही काम किया है. राइट.
वेरी नाइस। तो सर ये ना एक्चुअली मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा था आपसे कि मैंने जैसे आपके बारे में पढ़ा तो नीट यूजी ऑल इंडिया रैंक 22, एम्स यूजी ऑल इंडिया रैंक 19, स्टेट पीएमटी रैंक 1, एम्स पीजी ऑल इंडिया रैंक 14, एम्स सीनियर रेजिडेंसी ऑल इंडिया रैंक 1, यूएस एमएलई स्टेप 2 स्कोर 270। ब्रिलियंट सर। तो बट सर मेरे को मतलब वही जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब यूएस एमएलई आपका क्लियर हो गया है तो जी। फिर इंडिया में क्यों आप रुके? हाँ, ये क्वेश्चन मेरे को भी काफ़ी टाइम तक, आई थिंक 3-4 ईयर्स, जब मैं अपने एमबीबीएस के ऑलमोस्ट थर्ड ईयर से था टिल मैंने अपनी रेजिडेंसी ज्वाइन करी, उन 3 ईयर्स के लिए मैं भी कंफ्यूज था। एंड मैंने बहुत बैक एंड फोर्थ भी किया था क्योंकि मेरे को दोनों ही ऑप्शंस अच्छे थे। मेरे को हम्म, कभी ऐसा नहीं था कि मेरी कंट्री में मेरे को छोड़ के जाना है। हम्म, मुझे, क्योंकि मैं एम्स में सिलेक्टेड था, मुझे ट्रेन किया गया था, तो मुझे हमेशा से इन्वायरमेंट जो मिला था अच्छा मिला था। आई वॉज ऑलवेज इन अ स्टिमुलेटेड इन्वायरमेंट। मुझे अच्छा लगता था यहाँ पे भी पढ़ाई करना, पेशेंट्स देखना। हम्म, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा है। हम्म, बट देन अगेन, जब आप एक लेवल पे पहुँच जाते हो आपको हर चीज़ एक्सप्लोर करने का मन करता है। तो मैंने डेफिनेटली अपने एमएलई स्कोर्स, एमएलई एग्ज़ाम्स दिए। मैंने वहाँ पे रोटेशंस भी लगाए। ओके, सर्जरी में मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के लिए था, हम्म, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। एंड फॉर दोज 3 मंथ्स ऑब्वियसली द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड एंड it's more clean, more as you can say well organized, the systems are more good. तो वो एक्सपीरियंस अच्छा था। कुछ चैलेंजेस भी होते हैं क्योंकि आप एक फॉरेन नेशनल की तरह जाते हो। हम्म, ऑल्दो वंस यू स्पेंड टाइम यू एडजस्ट, बट देर इज़ ऑलवेज कि यू आर डीलिंग विद अ पेशेंट ऑफ अ डिफरेंट नेशनैलिटी। हम्म, And plus, I was always attached to my family. I have a family of all doctors. I think I am the ओके, 33rd doctor in my family, ओह, and we have doctors of all speciality. So नाइस, मेरे को एक स्टार्टिंग से, जब मैं घर में स्कूल में था, मेरे को एक वो घर के अंदर हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, हम्म, हर तरीके के मेरे पेरेंट्स के डिस्कशंस में सुनता था। तब मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता था, बट एक कैसे इंडिया में डॉक्टर सर्वाइव करते हैं, कैसे उनका दिनचर्या होता है, कैसे उनका हम्म, लाइफस्टाइल होता है, उसकी मुझे आदत थी। हम्म, And then once I got selected into AIMS for my ophthalmology, this was the best option, not even in India, one of the best option in the world. एंड वो ट्रेनिंग जब मैंने स्टार्ट करी, आई वॉज हम्म, कन्विंस कि यहाँ पे जितना मुझे सीखने को मिल रहा है, मुझे मज़ा आने लग गया। एंड प्लस हाँ, मुझे मेरी फैमिली के साथ भी रहना था। मेरे को मेरी वाइफ, मेरी लाइफ पार्टनर भी मेरे को मेरे डिपार्टमेंट में मिली। सो ऑल ओके, दोज फैक्टर्स शेप्ड मी टू हम्म, स्टे बैक इन इंडिया। And I don't think it's a right or a wrong decision, हम्म, but till now it has worked very well for me, and I'm happy with my decision. And everyone has a different circumstance when हम्म, they choose these decisions, and it's not ki India versus US, हम्म, it's a holistic decision. हम्म, आपको and yes, one more thing, the patients you see, आप कह रहे थे कि पेशेंट्स कई बार इंडिया में रिएक्ट हॉस्टाइल वे में करते राइट, हैं, बट देन अगेन आई टोल्ड यू दे आर इक्वली गुड पेशेंट्स एज वेल। हम्म, सो वो जो एक कनेक्ट है, वो आपको आपकी कंट्री में बेटर मिलता है। हम्म, वो एक इमोशनल कनेक्ट बहुत जल्दी बन जाता है। फॉरेन में आप जाओगे, इट माइट टेक सम ईयर्स, हम्म, इवेंचुअली वहाँ भी बनेगा, बट दैट ऑल्सो कीप्स यू गोइंग, एंड वन ऑफ द रीज़न आई हैव स्टेड बैक इन माई कंट्री। राइट। तो सर आपने जैसे बताया कि आप अपनी फैमिली के 33rd डॉक्टर हो, जी। तो मतलब आपकी पूरी फैमिली ने देश सेवा करी है। जी। तो सर आपके जैसे बैच में ऐसे भी लोग होंगे जो कि अपनी जनरेशन के मतलब अपनी फैमिली में फर्स्ट डॉक्टर बने होंगे। राइट। तो कितना चैलेंजिंग होता है कि जो एक पहली बार डॉक्टर बन रहा है अपनी फैमिली में, और दूसरी तरफ आप हैं कि आप जैसे अपनी फैमिली में 33rd डॉक्टर हैं। जी। आई थिंक जो एक फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर है उसके लिए डेफिनेटली ज़्यादा चैलेंजिंग है, बट बीइंग अ डॉक्टर is a profession of highest stature and respect, so they feel equally proud. हम्म, But I think उनके लिए difficult ज़्यादा है because they don't have any fixed path to follow. उनको अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं, बट हाँ, इवेंचुअली आप जिन लोगों से मिलते हो, जिनके साथ ट्रेन होते हो, आपको अपने रास्ते मिल जाते हैं। हम्म, मेरे लिए आई वुड से रिलेटिवली आसान था क्योंकि मेरी सिस्टर भी एम से ग्रेजुएट हुई है, मैंने उसको ओके, देखा है। हम्म, और मुझे वो रास्ते शायद मिल गए। एंड जब मैं एम्स में ट्रेनिंग में था, मेरे सीनियर्स ने भी वही चीज़ें करी है, उन्होंने भी वहाँ से एमबीबीएस करके एमडी करी है, तो हमें वो मेंटरशिप मिली है। हम्म, वही चीज़ मुझे अपनी फैमिली से मिली है। मैंने अपने फादर को एज एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट देखा है,
तो मुझे कुछ चीज़ें पहले से पता थी इस ब्रांच के बारे में, एंड दैट हैज़ वर्कड एज एन एडवांटेज फॉर मी, एंड डेफिनेटली दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न आई हैव चोजन ऑफ्थल्मोलॉजी, क्योंकि वो चीज़ मैं देखता आया हूँ, मुझे वो पसंद आने लगी थी. एंड आई हैड आई हैड अ फोरसाइट कि मेरा फ्यूचर कैसा होने वाला है, ओके, एंड इसलिए मेरा इंटरेस्ट भी उस ब्रांच में बनने लग गया था. नाइस. तो सर अपनी कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हैं. एंड मेरे को ना थोड़े से जैसे डेली लाइफ के बारे में जैसे जानना है कि डेली लाइफ इन द सेंस कि आजकल जैसे इंडिया में हम लोगों का जो स्क्रीन टाइम है वो जी. काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. जी. एंड आपके पास, क्योंकि आप आंखों के डॉक्टर हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, तो आपके पास केसेस भी काफ़ी ज़्यादा अभी बढ़ गए होंगे पिछले जी. कुछ सालों में. तो ऐसा हो क्यों रहा है? सी नॉट इवन इंडिया, आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे पास फ़ोन्स एंड टैबलेट्स आ गए हैं, एंड एनी प्रोफेशन में आपको काम करने के लिए इनको यूज़ करना ज़रूरी है. हम्म. आप पेपर पे तो सारा काम कर नहीं सकते, यू नीड डिजिटल मीडिया नाउ. राइट. सो स्क्रीन टाइम ऑब्वियसली सबका बढ़ेगा, हम्म. बट उसके साथ हेल्थ इश्यूज भी आते हैं. एंड हमारे ओपीडी में मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, ऐसा नहीं कि सारे सर्जिकल पेशेंट्स होते, द मेजर बल्क ऑफ 60-70% पेशेंट्स आर डे टू डे कि आई में इरिटेशन हो रही है, आई में स्ट्रेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, हम्म. बीच बीच में दिखता है फिर धुंधला हो जाता है. मैं कंप्यूटर स्क्रीन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बट मुझे अब बीच बीच में डिस्कम्फर्ट होने लग गया है. हम्म. So that is a lifestyle disorder, ओके. and we cannot omit the screens. स्क्रीन तो हम्म. हमें अपने काम के लिए करनी है, बट हम इनको हेल्दी वेज में यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर ब्रेक्स ले सकते हैं, थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं टाइम. एंड सो या देर आर टिप्स एंड गाइडलाइंस फॉर दोज थिंग्स. ओके. तो सर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम एक जनरेशन बना रहे हैं जिसके चश्मे लग जाएंगे काफ़ी टाइम से पहले, क्योंकि अगर हम चश्मे लगने की ही बात करें तो ऐसा होता था पहले, देखते थे कि आफ्टर 40s किसी को चश्मे लग रहे हैं, है जी. ना, किसी की मतलब 50s के बाद में जैसे हमारे पेरेंट्स के चश्मे लगना शुरू हुए. जी. तो अभी जैसे काफ़ी यंग जनरेशन को, यंग स्टूडेंट्स को एंड 5-6 साल के लोगों को चश्मे लगने लगे हैं. यस. सो एज ह्यूमंस हम जब इवॉल्व हुए थे, हम बाहर रहने के लिए बने हैं. हम मंकी से ही इवॉल्व हुए हैं. राइट. तो जो केवमैन थे वो बाहर रहते थे, हम्म. घर में नहीं रहते थे, अपनी केव्स में या फिर फॉरेस्ट में रहते थे. हम्म. ऑब्वियसली जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, हमारे पास हमारे हाउसेस एंड ऑफिसेस हैं, हम्म. तो हमारी आइज़ भी वैसे ही डेवलप हुई हैं. हमारी आइज़ को आदत है दूर की चीज़ें देखने की, ओके. बट एज हम अपने होम्स एंड ऑफिसेज एंड स्क्रीन्स पे ज़्यादा अटैच हुए हैं, तो हमारी आइज़ को नियर की चीज़ें देखने की आदत हो गई है. तो ओवर टाइम डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऐसा हो गया है कि बहुत अर्ली मायोपिया, हम इस प्रॉब्लम को कहते हैं कि हमें पास का क्लियरली दिखता है बट दूर के लिए हमें चश्मा पहनना पड़ता है. हम्म. ये इवॉल्व होने लगा है क्योंकि हमारी आइज़ भी ऐसे अडेप्ट कर रही हैं. अगर एक बच्चा स्टार्टिंग से लेके बाहर नहीं खेलेगा, स्क्रीन्स पे ही रहेगा, तो उनकी आइज़ की ग्रोथ लंबी होने लग जाती है. उनकी आइज़ अडेप्ट कर जाती है कि मैं पास का तो क्लियरली देख लूँगा, हम्म. बट जब मैं दूर का देखूंगा मुझे चश्मा पहनना ज़रूरी है. सो ओके. डेफिनेटली मायोपिया इज़ एन अपकमिंग पैंडेमिक, ऑलरेडी इट्स देयर. हम्म. And there is a prediction कि 2050 तक 50% of the population will have glasses in form of myopia, कि उनको दूर के लिए चश्मे लगेंगे. हम्म. Even countries such as Asian countries, Taiwan, Singapore, Korea, China and even India, यहाँ पे some population of school going children, 70 to 80% people have glasses already. So this is an upcoming pandemic for sure. तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो एशियन कंट्रीज में ज़्यादा है. Yes, all over the world है, but Asian countries में prevalence सबसे ज़्यादा है. ओके. तो ये मतलब सर जैसे मायोपिया के बारे में आप बता रहे हो, तो इसको मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एकदम से नहीं होता किसी भी बच्चे को, मतलब ये उसकी डेली मतलब डे टू डे लाइफ में जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है, जी. झुक के पढ़ना, जी. फोन को पास से पास से देखना, टीवी देखना. को पास से देखना, उससे ये बिल्टअप होता जाता है. जी. द हाईएस्ट, मतलब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज कि आप इंडोर एंड क्लोज वर्क कितना कर रहे हो. हम्म. अगर एक बच्चा पूरे समय स्क्रीन यूज़ कर रहा है, बाहर आउटडोर स्पोर्ट्स नहीं खेल रहा है, हम्म. तो दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से मायोपिया बढ़ रहा है. एंड एशियन कंट्रीज़ में इंडिया, चाइना, ये सारे टॉप मोस्ट कॉम्पिटिटिव एंड स्टूडियस कंट्रीज़ हैं. राइट. स्टार्टिंग से ही बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो दे आर ट्यून टू दोज स्क्रीन आवर्स, दे आर ट्यून टू रीडिंग टू दोज बुक्स. तो उनके ऑलरेडी नियर वर्क के आवर्स ज़्यादा होते हैं. दैट इज़ वाई दिस प्रॉब्लम इज़ मोर इन दीज कंट्रीज.
एंड इसका सोल्यूशन भी सिंपल है, यू हैव टू स्पेंड टाइम आउटडोर्स। छोटे बच्चों को बाहर खेलना ज़रूरी है, सनलाइट में खेलेंगे, गार्डन्स में खेलेंगे, दूर के चीज़ें देखेंगे, कोई भी स्पोर्ट खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, दे आर सीइंग एट अ फार, दे आर फोकसिंग ऑन अ फार ऑब्जेक्ट, देन द आईज स्टार्ट अडेप्टिंग टू दोज। उनकी आई ओके। की जो ग्रोथ है वो उस तरीके से होती है कि उनको मायोपिया ना हो। वही बच्चा अगर बाहर नहीं खेलेगा, अंदर का काम करेगा, अपना फ़ोन यूज़ करेगा, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होएगा, तो उनकी आइज़ बहुत जल्दी लंबी होने लग जाती है एंड अच्छा। वो ओवर टाइम 18 ईयर्स तक ऐसे शेप हो जाती है कि उनको मायोपिया आ जाता है। ओके। तो सर इसमें सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो ये आपको मायोपिया होगा या फिर आपके चश्मे लगेंगे। इसमें जैसे कि अगर कोई पास से देख के भी पढ़ेगा, जैसे आपने बताया कि काफ़ी ये जो एशियन कंट्रीज़ हैं इसमें जी प्रेशर बना दिया जाता है छोटे पे से ही बच्चे को पढ़ने के लिए, जी, तो रीडिंग से भी वो आपको हो सकता है कि मायोपिया हो जाए। डेफिनेटली अगर आपका रीडिंग टाइम या नियर वर्क ज़्यादा है और वो हम्म। भी आप बिना चश्मे के, आपको ऑलरेडी नंबर है बट आप चश्मा यूज़ नहीं कर रहे हो, ओके। तो वो आपका मायोपिया प्रोग्रेशन बढ़ाता है। प्लस ओके। जेनेटिक्स हम्म। ओवर टाइम हमारे, क्योंकि ये हमारी जनरेशन में रहा है, अगर किसी के पेरेंट्स को ऑलरेडी चाइल्डहुड में नंबर था तो हम्म। उनके बच्चों को होने का भी रिस्क ज़्यादा है। हम्म। अगर किसी के दोनों पेरेंट्स को चाइल्डहुड में मायोपिया था तो उनके बच्चे को एटलीस्ट 5 टाइम्स रिस्क हो जाता है कि ओके। उसको भी चश्मा लगेगा ही। हम्म। तो जेनेटिक्स एंड योर लाइफस्टाइल बोथ शेप इट। ओके। तो सर जैसे स्क्रीन टाइम के बारे में ऐसा बोलते हैं कि फ़ोन में एक ऑप्शन आता है आपको ब्लू स्क्रीन से आपके पास ऑप्शन होता है कि येलो स्क्रीन आप कर सकते हो। जी एंड सेम होता है कि जैसे लाइट थीम होती है या जी। डार्क थीम में आप चेंज कर लेते हो तो उससे कुछ आंखों पे अफेक्ट कम पड़ता है। सो ब्लू लाइट को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लू लाइट एक विजिबल रेंज का स्पेक्ट्रम है। हम्म। ऐसा नहीं है कि ब्लू लाइट अगर आंख में जाएगी तो हमारी आइज डैमेज हो जाएगी। बहुत हाई इंटेंसिटी की ब्लू लाइट यस हमारे सेंटर ऑफ द रेटिना को वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हाई होकर डैमेज कर सकती है, बट जो फ़ोन्स और लैपटॉप्स इमिट करते हैं ब्लू लाइट वो इतनी हाई इंटेंसिटी की नहीं होती, तो इट इज़ अ हम्म। नेसेसरी पार्ट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। एंड इन फैक्ट ब्लू लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो हमारी स्लीप साइकिल को मेंटेन करती है। हम्म। आपको दिन के वक्त एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑल कलर्स की लाइट चाहिए इंक्लूडिंग द ब्लू लाइट टू कीप यू अवेक। ओके। सो अगर आप पूरे समय ब्लू लाइट कट कर दोगे तो आपकी स्लीप साइकिल डेफिनेटली डिस्टर्ब होने लग जाएगी। पर जैसा कि आपने मेरे से पूछा कि रात के वक्त या फिर हमारे कुछ कंफर्ट फिल्टर्स होते हैं आजकल फ़ोन में हम्म। या फिर नाइट मोड्स होते हैं, तो उसमें यही होता है कि हमारा फ़ोन का ह्यू जो है वो वार्म हो जाता है, राइट। उसमें ब्लू का स्पेक्ट्रम कट हो जाता है। हम्म। सो दैट इज़ हेल्पफुल क्योंकि वो आई स्ट्रेन कम कर देगा एंड स्पेशली रात के वक्त हमें वो सूदिंग लगता है। हम्म। एंड रात के वक्त ब्लू लाइट की वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, तो रात के वक्त वो नाइट फिल्टर्स यूज़ करना इज़ यूज़फुल। बट ओके। पूरे समय ब्लू कटिंग ग्लासेस का ऐसे कोई एविडेंस नहीं है कि दैट विल हेल्प यू प्रोटेक्ट योर आइज। हम्म। इनफैक्ट वो आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब करेंगे। बट हाँ, जो कंफर्ट फिल्टर्स होते हैं, नाइट मोड्स होते हैं, वो रात को ऑन करने से इट विल हेल्प यू। ओके। बेस्ट इज टू रिड्यूस द स्क्रीन टाइम एट नाइट। आपको फ़ोन हम्म। नहीं देखना है एक से 2 घंटे पहले सोने से पहले, यू विल हम्म। स्लीप बेटर। बट इवन इफ यू हैव टू यूज दोज नाइट फिल्टर्स और अ नाइट मोड विल बी हेल्पफुल। हाँ सर, ये ना डाउट मेरे मन में काफ़ी टाइम से था क्योंकि मैंने जब से फ़ोन लिया है तो जी वो कॉन्टीन्यूसली ना वो जो येलो लाइट वाला जो एक ऑप्शन होता है आई कंफर्ट जी मोड जो होता है जी वो मेरा ऑन है। एंड जी मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग होंगे जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, जी तो उन्होंने भी ना सेम चीज़ करी हुई है जी कि लास्ट उन्होंने पता नहीं कब वो आई कंफर्ट मोड हटाया जी। होगा। तो बट अब आप कह रहे हो तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि उसको डे टाइम में तो एटलीस्ट ना यूज़ करूँ। उसका नाम नाइट मोड इसलिए है क्योंकि वो रात के वक्त ब्लू लाइट को कम करेगा, तो ओके। दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर योर स्लीप। हम्म। सेकेंड मोड इज टू हैव अ एंटी ग्लेयर फिल्टर, एंटी ग्लेयर कवर्स आते हैं या फिर एंटी ग्लेयर मोड्स भी आते हैं आजकल। हम्म। दैट इज़ हेल्पफुल क्योंकि वो आपको एक ब्राइटनेस अकॉर्डिंग टू योर सराउंडिंग लाइट एडजस्ट करने देता है। ओके। सो अगर आप बहुत ज़्यादा ब्राइट स्क्रीन देखोगे एक डार्क एनवायरनमेंट में तो हम्म। भी आपके आईज पे स्ट्रेन पड़ेगा। So that anti-glare filter, having it on every time is very helpful for your eyes. हम्म। You won't feel that bright light coming into your eye. You will feel soothed. Your eyes will feel at ease. ओके। But जो night mode है, that is only for the night. You don't have to keep it on during the day. हम्म। Certain amount of blue light in the day is helpful to keep you awake. आपको जगने में हेल्प करती है। एंड जो आप नेचुरल लाइट में देखते हो, सन में देखते हो, उसमें भी हम्म। आपको ब्लू लाइट मिलती है। हम्म। तो ये सर जैसे भी जो ये फ़िल्टर्स होते हैं जो कि हम अपने फ़ोन की स्क्रीन पे लगा सकते हैं या लैपटॉप स्क्रीन पे लगा सकते हैं,
तो दे आर एक्चुअली हेल्पफुल. या एंटी ग्लेयर फिल्टर्स आर हेल्पफुल, ओके. बट जो ब्लू कटिंग फिल्टर्स होते हैं दैट आर नॉट एक्चुअली दैट हेल्पफुल, ओके. बिकॉज यू डोंट हैव टू, आपको ब्लू लाइट ज़रूरी है, पूरे समय उसको कट करने की ज़रूरत नहीं है. तो वो एक मतलब मार्केटिंग गिमिक है. स्पेक्स में यस, स्पेक्टिकल्स में एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी, बट हाँ नाउ पीपल आर अवेयर. ओके. But there are different type of filters. But हाँ, blue blocking glasses have no proven evidence in saving your sight, and they have no proven evidence that blue light can damage your eyes. ओके. सर काफ़ी सारे ना डाउट, मतलब काफ़ी लोगों का ये डाउट होता है कि लैपटॉप इज़ सेफ़, कि जी अगर हम लैपटॉप पे बैठे हैं तो वो चीज़ सेफ़ है, बट फ़ोन से हमारी आंखों को ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, या टैबलेट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा. तो राइट. ऐसा होता है क्या? सी रेडिएशन वाइज ऐसा कोई फ़ोन से या लैपटॉप से ऐसी कोई लाइट हार्मफुल नहीं आ रही है जो आपकी आइज़ को डैमेज कर देंगी, दोनों बराबर हैं. पर फ़ोन हम ज़्यादा पास से देखते हैं, अपने 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे देखते हैं. लैपटॉप हम थोड़ा दूर से देखते हैं, अराउंड 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे देखते हैं. फ़ोन में फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा स्मॉल होता है, लैपटॉप का फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा होता है. बड़ा. सो वंस आप कोई चीज़ पास से देख रहे हो, छोटे फ़ॉन्ट की देख रहे हो, तो आपके आइज़ के मसल्स को उसको अकोमोडेट कहते हैं, हम उसको अकोमोडेशन कहते हैं. ज़्यादा वर्क करना पड़ता है आई मसल्स को उसको फोकस में रखने के लिए. ओके. सो ओवर टाइम अगर कोई चीज़ आप बहुत पास से देख रहे हो और छोटे फॉन्ट की देख रहे हो, तो आपकी आईज ज़्यादा जल्दी टायर होने लग जाएगी. इसलिए कहते हैं कि टीवी भी देख रहे हो तो थोड़ा डिस्टेंस से देखो, जिससे आई मसल्स इतने ओवरवर्क ना हो. दैट इज़ वाई यूजिंग फोन कंटिन्यूसली गिव्स यू दोज हेडेक्स मोर ऑफन दैन यूजिंग अ लैपटॉप. ओके. सर वैसे एक आइडियल डिस्टेंस क्या होना चाहिए कि अगर कोई पर्सन फ़ोन यूज़ कर रहा है, जी लैपटॉप यूज़ कर रहा है एंड टीवी देख रहा है, जी. तो इन तीनों का एक आइडियल डिस्टेंस क्या होगा? सो देखो, टीवी तो आपका वॉल टू वॉल अपार्ट होना चाहिए. जो भी आपका हॉल है उसमें अपोजिट वॉल में आपका टीवी होना चाहिए, एंड उसके अपोजिट साइड में आप बैठे होना चाहिए. इट शुड बी लाइक अ Okay. कंफर्टेबल, लाइक अ 6 मीटर डिस्टेंस, आई वुड से 5 to 6 meters. दैट इज़ अ गुड इनफ डिस्टेंस. ओके. लैपटॉप ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क विथ योर हैंड्स, सो आप एक पॉइंट से ज़्यादा अपने हाथ स्ट्रेच नहीं कर सकते, तो 60-70 मीटर इज़ फाइन. ओके. रही बात फ़ोन की, फ़ोन के लिए मोर देन द डिस्टेंस आई थिंक इट्स द पोस्चर. इवन फॉर द लैपटॉप, अपनी नेक को नीचे रख के देखना और एकदम ऐसे स्लाउच होके देखना, दैट इज़ मोर हार्मफुल फॉर योर नेक, एंड ज़्यादा पास से देखना फॉर योर आइज़. सो स्क्रीन्स भी थोड़ी सी आपके आई लेवल पे होनी चाहिए, थोड़ी सी नीचे, बट मोर और लेस एट योर आई लेवल. एंड फ़ोन पे अगर हम थोड़ा सा अपना ऊपर रख के देखेंगे तो हमारी नेक एट ईज होएगी, एंड अराउंड 30 to 40 सेंटीमीटर. एंड मोर देन दैट आप इससे ज़्यादा दूर तो नहीं कर सकते, बट टेक ब्रेक्स. आप अपना फ़ोन 20 मिनट्स तक यूज़ कर रहे हो, टेक अ शॉर्ट ब्रेक फॉर 20 seconds. ओके. इनफैक्ट WHO की ये बहुत ही फेमस पॉलिसी है फॉर आई स्ट्रेन एंड ड्राई आइज के लिए, 20-20-20 रूल. ओके. सो फॉर एवरी 20 मिनट्स ऑफ योर स्क्रीन टाइम, लेट्स से इफ यू आर वाचिंग योर फोन और आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, टेक अ 20 second ब्रेक और 20 फीट दूर देखो, किसी भी अच्छा. डिस्टेंट वॉल को देख लो या फिर खिड़की के बाहर देख लो. तो हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लेना है और कोई भी 20 फीट दूर ऑब्जेक्ट को देखना है. तो उस 20 सेकंड में आपके आइज के मसल्स को एक रिलैक्सेशन टाइम मिल जाता है, एंड यू डोंट फील दोज हेडेक्स और अनईजीनेस. एंड सेकंड इज ब्लिंक. यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ टू ब्लिंक. ओके. अगर हम कोई चीज़ फोकस करके पढ़ रहे हैं, जो हम स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, तो हम ब्लिंक करना भूल जाते हैं. अगर हम नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, हम अराउंड 10 से 15 बार ब्लिंक कर रहे हैं 1 मिनट में, बट वही अगर हम कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं या फिर स्क्रीन देख रहे हैं, तो हम फोकस करना चाहते हैं उस पर, तो हम ब्लिंक करना भूल जाते हैं, तो हमारी आइज़ बहुत जल्दी ड्राई होने लग जाती है. सर ब्लिंक से मेरे को एक चीज़ याद आई कि काफ़ी सारे लोग होते हैं कि जो नॉर्मल एवरेज से ज़्यादा ब्लिंक करते हैं, जी ऐसे ऐसे करते रहते हैं, जी जी. तो वो एक कोई प्रॉब्लम होती है या फिर नॉर्मल चीज़ है? सो वन रीज़न कैन बी कि उसको पेशेंट को ड्राई आई है, ओके. उनको बार बार ब्लिंक करना पड़ता है जिससे उनकी टीयर फिल्म रिप्लेनिश हो जाए, उनको थोड़ा इजी लगने लग जाएगा, उनको वो ग्रिटी या फिर ऐसे ड्राई ड्राई नहीं लगेगा. अदर रीज़न कैन बी अ मेडिकल रीज़न. सम Okay. पीपल को बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में आइज़ के मसल्स की हाइपर एक्टिविटी होती है, ब्लेफरोस्पैज्म कहते हैं हम उसे, कि उनको अपनी आइज़ को बार बार क्लोजली फोर्सफुली बंद करना पड़ता है. सो यू हैव टू सी, अगर पेशेंट को ड्राई आई है, आप उनकी ड्राई आई ट्रीट करोगे, उनकी ब्लिंक रेट ऑटोमेटिकली नॉर्मलाइज हो जाएगी. ओके. बट अगर किसी को एक्चुअली फेशियल मसल्स की हाइपर एक्टिविटी है, देन दैट्स अ मेडिकल कंडीशन एंड दैट नीड्स अ सेपरेट ट्रीटमेंट. ओके. तो सर जैसे आपने बताया कि काफ़ी सारे लोग ना ऐसे झुक के फ़ोन चलाते हैं, जी
ये मैंने एक जगह देखा था कि लोगों को ना फ़ोन चलाते चलाते वो इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि उनका फ़ोन एक तो कितनी पास है, और वो अननेसेसरी का ना झुके हुए हैं। अगर हम्म। मतलब ऐसे करके मैं फ़ोन चला रहा हूँ, तो मैं ऐसे करके भी चलाऊंगा तो मेरे को दिख रहा है, बट राइट। क्योंकि हम उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है। इन्वॉल्व है, इतनी ज़्यादा हम उसमें अटेंशन दे रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कितना ज़्यादा झुके हुए हैं, हमने स्क्रीन को अपने कितना पास में कर लिया है। राइट। ये चीज़ हमें आई थिंक, मैं किसी को बता नहीं रहा, मुझे भी ये वॉलेंटरली अपने आप को करेक्ट करना पड़ता है। अगर हम्म। आपको सही पोस्चर पता है तो आई थिंक आप वॉलेंटरली अपने आप को करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये उस समय इफेक्ट नहीं पता चलता है। ओवर लॉन्ग टर्म जब हम करते हैं तो हमें एट द एंड ऑफ द डे हेडेक्स होना, हम्म। या फिर कुछ सालों में बॉडी पोस्चर ऐसे स्लाउच होना, नेक पेन होना, बैक पेन होना, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ द बैड पोस्चर वी हैव व्हेन वी हम्म। आर यूजिंग आवर स्क्रीन्स। तो हमें वॉलेंटरली करेक्ट करना पड़ता है। हम्म। So you have to keep your back straight, you have to keep your neck a bit extended, पूरा ऐसे ओके। झुका के नहीं रखना है, थोड़ा सा ऊपर रखना है। हम्म। So it's important you keep your phone at a comfortable distance, at least 30 to 40 centimeters, rather than हम्म। एकदम ही close up रख के. And your neck should be slightly extended. अगर ओके। आप पूरा flex करके रखोगे आपके neck pain होने का chances है. हम्म। And your back should also be straight. So you have to remind yourself. हम्म। मैं भी कई बार अपने आप को, क्योंकि अगर आपको पता है तभी आप सही पोस्चर को मेंटेन करोगे, वरना आप यस। रॉन्ग पोस्चर बहुत टाइम तक हम्म। आपकी बॉडी शेप वैसा होने लग जाएगा। राइट। एक्चुअली मैंने ये सर ना कहीं पढ़ा था, बट ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है कि उसमें था कि जो आपका राइट पोस्चर होना चाहिए वाइल जी यूजिंग योर फोन इज़ कि आप लेट जाओ, जी। एंड आपका हाथ ऐसे ऊपर होता है, तो उस टाइम पे आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेट है। राइट तो वो एक सबसे सही तरीका है फ़ोन यूज़ करने का। राइट राइट। आपकी नेक और आपकी बैक एकदम स्ट्रेट लाइन में होएगी। यस। बट देन अगेन हमें वैसा पॉसिबल नहीं है, हमें बैठ के ही यूज़ करना होता है ऑफिस में। राइट। देन हाँ, इफ़ वी कीप आवर बैक स्ट्रेट, नेक हम्म। स्लाइटली अप एंड फोन स्लाइटली अवे, देन इट्स मोर और लेस करेक्ट। राइट। तो सर व्हेन इट कम्स टू आई हेल्थ, पॉल्यूशन भी एक फैक्टर है हमारी आंखों को अच्छा रखने में। डेफिनेटली, आप दिल्ली में हो, आपको पता नहीं चलेगा। कोई हम्म। बंदा कोई क्लीन एनवायरनमेंट से दिल्ली में जैसे ही लैंड करेगा उसको पहले आधे घंटे में आई इरिटेशन होने लग जाएगी, हम्म। प्रॉब्ली थोड़ी सी रेडनेस भी होने लग जाएगी। सो जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो हमारी आइज़ में इन्फ्लेमेशन करते हैं, और फिर हमें आई इचिंग, रेडनेस। आप पूरे समय उस इन्वायरमेंट में रहोगे तो आपको क्रॉनिक कंजंक्टिवाइटिस होने के चांसेस है, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होने के चांसेस हैं। हम्म। आपके आइज़ में वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़ जाते हैं। सो इट डज़ ऐड टू योर आई हेल्थ। ओके। एंड सेम गोज विद डस्ट आल्सो। या एनी फॉर्म ऑफ पॉल्यूटेंट और डस्ट विच इरिटेट्स योर आइज़ कैन ओके। कॉज एन रिएक्शन। तो सर जैसे जब आप एम्स में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो जी वहाँ पे मेजर कैसे पेशेंट्स आते थे? क्योंकि यहाँ पे तो अभी तो ये पूरा एकदम चेम्बर बना हुआ है जी पॉल्यूशन का, जी। तो वहाँ पे केसेस आते थे? ओपीडी में आई थिंक हर जगह बढ़ जाते हैं, हम्म। बट पॉल्यूशन या माइनर ड्राइनेस के लिए पेशेंट्स प्रेफर टू गो टू अ हॉस्पिटल जहाँ पे वो इजीली हम्म। फटाफट ट्रीट होके आ जाए। एम्स में वेटिंग टाइम ऑब्वियसली ज़्यादा होते हैं, बट देन येस, वो प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स हर जगह बढ़ रहे थे। हम्म। तो ये जब से हमारे स्पेशली दिल्ली में जब से लास्ट फ्यू इयर्स से पॉल्यूशन रेट्स बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट कर रहे हैं, एंड हम्म। स्पेशली विंटर्स में पीपल विद ड्राई आई, पीपल विद रेड आई, हम्म। आई फ्लू, कंजंक्टिवाइटिस इस सीज़न में बहुत कॉमनली मिलता है। ओके। तो सर इससे जैसे हम बच कैसे सकते हैं पॉल्यूशन से? क्योंकि अब जो दिल्ली एनसीआर में जो लोग हैं, जी वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि कहीं और जाके रह लें तीन जी चार महीने, रहना भी यहीं पे ही है, सांस भी यहीं पे लेनी है। जी। तो उस केस में हम अपनी आंखों को कैसे सही रख सकते हैं? लुब्रिकेशन इज़ वन थिंग। आप, एक है कि आपको ड्राइनेस नहीं है, बट अगर हम्म। आपकी आई में पॉल्यूटेंट्स आके इरिटेट कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आई में रेडनेस एंड इन्फ्लेमेशन होएगा। हम्म। पुटिंग अ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप, वो बेसिक आर्टिफिशियल टीयर की आई ड्रॉप होती है, ओवर द काउंटर्स भी मिलते हैं। ओके। उन पॉल्यूटेंट्स को वॉश कर देते हैं ओके। और ड्राइनेस को मिटिगेट कर देते हैं। दिस इज़ हम्म। वन थिंग। एंड देन अगेन, अगर आपको स्पेक्टिकल्स हैं, दे डू एड एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर ऑल्सो। हम्म। एंड द मोस्ट नेचुरल वे इफ़ यू रिमाइंड योरसेल्फ टू ब्लिंक, एक बार आप ब्लिंक करते हैं तो आपकी टीयर फिल्म जो है वो पूरी एक बार के लिए रिप्लेनिश हो जाती है। हम्म। तो आपके जो आंसू की डक्ट्स होती हैं वो हम्म। भी उस पॉल्यूटेंट्स को वॉश कर देती हैं। ओके। सो अगर आप फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग कर रहे हैं, अपना हाइड्रेशन अच्छा रख रहे हैं, हम्म।
कीपिंग योरसेल्फ हाइड्रेटेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आपके टीयर्स प्रॉपर बनेंगे. ओके. एंड इफ़ रिक्वायर्ड आर्टिफिशियल टीयर्स का लुब्रिकेशन यूज़ कर रहे हैं फॉर योर आइज, that will keep the pollutants to the minimum level, and it will keep replenishing your tears, and you won't feel that burn or that irritation. ओके, तो एज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आप सजेस्ट करते हो कि टीयर्स आर इम्पोर्टेंट? हाँ, डेफिनेटली. या हर तरीके के अच्छे आंसू, बुरे आंसू, खुशी के आंसू. राइट. तो सर जैसे हाइड्रेशन इम्पोर्टेंट है, तो क्या ये चीज़ डाइट के साथ भी बोली जा सकती है कि डाइट भी इम्पोर्टेंट है कुछ हद तक अपनी आंखों को सही रखने के लिए? सी आई थिंक एक हेल्दी डाइट कोई भी बॉडी पार्ट को अच्छा रखने के लिए इम्पोर्टेंट है. सो इट्स नॉट कि आई हेल्थ के लिए हमें कुछ एक स्पेसिफिक टाइप के चीज़ें खानी है जिससे हम हेल्दी रहेंगे. इन जनरल एक हेल्दी डाइट्स में क्या होते हैं, रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सेम गोज फॉर आइज. इफ़ यू हैव कैरेट्स कहते हैं, राइट. या कोई भी रेड या ब्राइट ऑरेंज, ब्राइट येलो फ्रूट, तो इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है. एंड विटामिन ए इज़ वन ऑफ द पार्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द योर रेटिना हेल्थ. बट देन अगेन इट्स नॉट दैट कि आप सिर्फ गाजर खाते रहो आपकी आई हेल्दी रहेगी. हैविंग अ हेल्दी डाइट रिच इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. फॉर नॉन वेजिटेरियंस, हैविंग एग्स, फिश, दे आर ऑल रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंड गुड हाइड्रेशन. This keeps your body healthy, and as a part of that, this keeps your eyes also healthy. ओके. तो सर जैसे अगर हम इंडियन हाउस होल्ड की बात करें, तो इंडियन पेरेंट्स आपके अकॉर्डिंग उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि अगर वो अपने बच्चों की आई साइट के बारे में, अगर जो भी आपने नोटिस किया होगा इतने सालों के एक्सपीरियंस में, जी, कि सबसे बड़ी मिस्टेक उनकी वो क्या करते हैं? इन जनरल इंडियंस में एक स्टिग्मा होता है ग्लासेस पहनाने से. तो काफ़ी टाइम अराउंड 14, 15, 16 ईयर्स के एज ग्रुप में पेरेंट्स अपने बच्चों को लाते हैं, और वो कहते हैं कि इसके बच्चे की आंखें बहुत वीक है. जबकि पहले वो बच्चा स्कूल काफ़ी टाइम से जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हिंट दे रहा होएगा कि मैं स्कूल में क्लियरली ब्लैक बोर्ड दूर से नहीं देख पाता हूँ, मुझे पास आगे बैठना पड़ता है, या फिर टीचर्स बताने लग जाते हैं. विच इज़ गुड कि अगर टीचर्स मॉनिटर कर रहे हैं कि बच्चा अगर दूर से नहीं देख रहा है, दैट मीन्स उनको शायद ग्लासेस की रिक्वायरमेंट है. एंड जो समवेयर फ्रॉम 3 ईयर्स टू 18 ईयर्स या 14, 15 ईयर्स का होता है, दैट इज़ द टाइम हमारी आइज़ डेवलप कर रही होती है. जैसे हमारी हाइट बढ़ रही होती है, वैसे हमारी आई बॉल्स भी ग्रो कर रही होती है. तो अगर उस समय आपको ग्लासेस हैं और वो इग्नोर किए गए हैं, नहीं पहनाए गए हैं, तो बच्चा एक्चुअली तो धुंधला ही देख रहा है. तो उसकी आइज़ ऐसे समझ लेती है कि शायद हमारी मैक्सिमम देखने की कैपेसिटी इतनी ही है. एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम 14-15 ईयर्स के बाद दैट बिकम्स इरिवर्सिबल, जिसको हम एम्ब्लायोपिया या फिर लेजी आई कहते हैं. ओके. तो एट दैट पॉइंट अगर किसी को 4, 4.5 का नंबर था, उसको हम वो नंबर तब जाके देंगे तो शायद वो तब भी बच्चा पूरा 6/6 नहीं पढ़ पाएगा. बट यही ट्रीटमेंट अगर हमने उसको अर्ली एज में 5 ईयर्स 4 ईयर्स में डिटेक्ट कर लिया था और उसको प्रॉपर करेक्शन दे दिया था उसके चश्मे का, तो उसका नंबर भी शायद इतना नहीं बढ़ता और उनकी आइज़ की देखने की कैपेसिटी भी मैक्सिमल रहती, भले ही चश्मे के साथ, बट उनमें कैपेसिटी रहती पूरी 6/6 देखने की. तो अगर आपका चाइल्ड चीज़ें बहुत पास से देख रहा है, या फिर आइज स्क्वीज कर करके, छोटी कर करके फोकस कर रहा है, टीवी एकदम सामने बैठ के देख रहा है, या फिर क्लासरूम में आगे बैठ के दिखता है, पीछे से नहीं दिखता है, दीज आर अर्ली साइंस जो पेरेंट्स एंड टीचर्स को पिक करने चाहिए एंड गेट देयर चाइल्ड आइज इवेल्युएटेड. अगर उनमें नंबर है उस समय उनको चश्मा पहनाना इज द राइट थिंग. इवेंचुअली वंस दे बिकम अडल्ट्स, 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, वो चश्मा हट भी सकता है. देयर आर वेरियस वेरी सेफ एंड रीसेंट टेक्नोलॉजीज जो ट्रीट कर सकती हैं. बट एट दैट एज ग्रुप इफ दे आर वेयरिंग द प्रॉपर ग्लासेस, तो उनकी आइज का डेवलपमेंट एकदम परफेक्ट रहता है. ओके. तो ये एक स्टिग्मा भी होता है ना कि इंडियन पेरेंट्स में कि हमें अपने बच्चे को चश्मा नहीं पहनाना है. यस, कि उनको उनका मजाक बनाया जाएगा Yes. क्लास में, एंड उन लोग पड़ोसी आस पड़ोस के लोग बोलेंगे कि अरे इसके तो अभी सही चश्मा लग गया. यस. बट नाउ आई थिंक जितने बच्चे स्कूल में हैं उनमें से मेजॉरिटी, एटलीस्ट 1/3 आई वुड से, को तो ग्लासेस होते ही हैं, 1/3 to 1/2. सो उस समय पहनाना ज़रूरी है. एंड हमेशा ये तो रहता है, हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनको मैरिज से पहले अपना चश्मा हटाना होता है. बट इफ़ दे हैव वोन ग्लासेस, पहले प्रॉपर करेक्शन पहना है, तो उस समय ग्लासेस हटाना बाय लेज़र सर्जरीज, लासिक या फिर ICL सर्जरीज करके बहुत आसान है. बट अगर आपको उस एज में चश्मा नहीं पहनाया गया है
और आपका बाद में जाके नंबर हटाना है, तो शायद आपका नंबर तो हट जाएगा बट आपकी विजन तब भी परफेक्ट नहीं हो पाएगी। ओके। तो वो बताना ज़रूरी है पेरेंट्स को कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, अगर उसको चश्मे की रिक्वायरमेंट है तो उसकी आइज़ को वो चाहिए क्लियरली देखने के लिए। सर जैसे अभी आपने बोला कि विजन एंड आई साइट नंबर, यस। इसमें डिफरेंस क्या होता है कि 6/6 आ गया बट विजन क्लियर नहीं है, जी। इसको आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करोगे कि ये है क्या सो चीज़? आई नंबर होता है कि जो हम ग्लासेस पहनते हैं वो बाहर से कितने पावर का हमें लेंस पहनना है जिससे हमारी लाइट प्रॉपरली रेटिना पे फोकस हो पाए। रेटिना हमारी आइज एक कैमरा की तरह है हम्म। और रेटिना उसकी फिल्म है। ओके। आपको प्रॉपर लेंसेज चाहिए जो लाइट को प्रॉपरली उस फिल्म पे फोकस करे, रेटिना पे हम्म। फोकस करे। हम्म। तो अगर किसी की नॉर्मल आई है तो उसका नेचुरल लेंस वो काम कर लेता है। हम्म। अगर किसी को आंख का नंबर है तो उसको वो एडिशनल पावर बाहर से चाहिए होती है, कॉन्टैक्ट ओके। लेंस से या चश्मे से, हम्म। जिससे वो क्लियरली देखे। दैट इज आई पावर। हम्म। विजन जो हम नापते हैं 6/6, दैट इज अ फॉर्म ऑफ अ ग्रेडिंग सिस्टम। इसको हम स्नेलन्स चार्ट बोलते हैं। तो 6/6 या 6/5 एक नॉर्मल विजन पोटेंशियल होती है किसी भी हेल्दी अडल्ट की। ओके। दैट मीन्स कि एक नॉर्मल इंसान जो 6 मीटर पे ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है हम्म। वो एक दूसरा बंदा देख पा रहा है या नहीं, दैट इज 6/6। तो अगर किसी 6/6 का मतलब कि 6 मीटर्स पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हो? हाँ, जो एक नॉर्मल हेल्दी आई 6 मीटर्स पे देख पा रही है, अगर आप भी हम्म। देख पा रहे हो तो मतलब आपकी विजन 6/6 है। ओके। बट अगर मान लो किसी की विजन है 6/18 हम्म। या 6/12, लेट्स से 6/18, दैट मीन्स अगर एक नॉर्मल इंसान जिसकी हेल्दी आई है हम्म। वो एक ऑब्जेक्ट को 18 मीटर्स पे देख पा रहा है, हम्म। बट आप क्योंकि आपकी आइज वीक है उसी ऑब्जेक्ट को आपको 6 मीटर्स के पास लाके देखना पड़ रहा है। 18 मीटर्स पे आपको नहीं दिखेगा, ओके। आपको वो 6 मीटर्स पे ही दिखेगा। हम्म। तो जो एक पोटेंशियल एक इंसान की 18 मीटर्स पे देखने की है एक ऑब्जेक्ट फिक्स साइज का, वो हम्म। आपको नहीं दिख रहा है, वो आपको 6 मीटर्स पे ही दिख रहा है। ओके। एंड एज इट बिकम्स पुअर, लेट्स से 6/60, हम्म। दैट मीन्स एक नॉर्मल इंसान 60 मीटर्स पे जो देख पा रहा है हम्म। वो आप नहीं देख पा रहे हो, आपको उसको पास लाके 6 मीटर पे लाना पड़ेगा तभी आप देख पा रहे हो। सो दैट इज अ ओके। ग्रेडियंट सिस्टम और अ मार्किंग सिस्टम की विजन कितनी है। राइट। हम जैसे छोटे पे डॉक्टर्स के पास जाते थे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, तो उनके पास एक वो स्क्रीन लगी रहती थी जी जिसमें बड़े साइज के जी अल्फ़ाबेट होते थे, छोटे साइज के होते थे। जी तो जी। तब वो चीज़ समझ नहीं आती थी, तो अब आई कैन रिलेट कि वो या क्यों होता है। मोटा मोटा यही है, जो सबसे ऊपर लेटर होता है वो 6/60 का लेटर है। ओके। कि अगर एक हेल्दी आई को वो लेटर, बड़ा सा लेटर 60 मीटर पे भी ले जाएंगे तो भी हम्म। वो मेकआउट कर लेगा। ओके। पर जो सबसे छोटा लेटर है वो 6 मीटर का डिस्टेंस है, तो जो चार्ट होता है वो यूजुअली 6 मीटर पे होता है। ओके। तो छोटा वाला अगर आप 6 मीटर पे पढ़ रहे हो मतलब आप 6 मीटर वाला क्लियरली पढ़ रहे हो, 6/6 हो आप। ओके। बड़ा वाला भी आप पढ़ पा रहे हो बट एक्चुअली एक हेल्दी इंसान उसको 60 मीटर दूर भी ले जाओगे तो भी उसको मेकआउट कर लेगा कि ये लेटर ए है, सी है, जो भी है। ओके। तो सर जैसे जितने भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं वो अपना जब प्राइवेट क्लिनिक सेटअप करते हैं, तो इस चीज़ की कैलकुलेशन बाकायदा करी जाती है कि जहाँ पे वो डिवाइस लगा रहे हैं एंड जी जहाँ पे पेशेंट बैठेगा, जी पूरी ये कैलकुलेशन होती है? जी। वो चार्ट्स ग्रेडिएट, आजकल तो डिजिटल चार्ट्स आ गए हैं, तो अगर ओके। आपकी क्लिनिक का साइज भी छोटा है तो वो हम्म। 4 मीटर्स का है अगर आपका चेयर और टीवी डिस्टेंस, हम्म। तो भी वो टाइट्रेट हो जाते हैं। वो ओके। विजन चार्ट 4 मीटर्स के लिए ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाता है। हम्म। कई बार ऐसा होता है कि क्लिनिक बहुत छोटी है तो लोग मिरर्स यूज़ करते हैं, सामने एक ओके। मिरर लगा देते हैं हम्म। और चार्ट ऊपर लगा देते हैं। हाँ। तो आप मिरर में देख के जब पढ़ते हो तो अगर 3 मीटर पे भी मिरर लगा है क्योंकि आपका मिरर से रिफ्लेक्शन डबल हो गई, तो हम्म। वो 6 मीटर वाला चार्ट 3 मीटर पे भी काम करने लग जाता है। ओके। तो सर कुछ मिथ्स हैं जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, जी तो उन्हें आप बताना कि ये कितने सही हैं और कितने गलत हैं। फर्स्ट इज़ कि चश्मा पहनने से आंखें वीक होती हैं। ये एक मिथ ही है। चश्मा पहनने से आंखें वीक नहीं होती, आपकी आई ऑलरेडी एक तरीके से वीक है, हम्म। आप चश्मा पहन के उनको सही कर रहे हो। अगर आप एक वीक आई को जिसको नंबर है चश्मे का नहीं पहनोगे तो वो और वीक होती जाएगी। तो ओके। चश्मा इज अ फॉर्म ऑफ अ करेक्शन फॉर अ वीक आई। सर सेकंड मिथ है कि रीडिंग इन अ डिम लाइट परमानेंटली डैमेजेस आई। दिस इज अ मिथ। ओके। परमानेंटली डैमेज तो नहीं होता है बट डिम लाइट में हमारे आईज को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है किसी चीज़ को देखने के लिए। हम्म। एक रूल है कि आपका जो सराउंडिंग लाइट है हम्म। दैट शुड ऑलवेज बी ब्राइटर देन योर स्क्रीन। ओके। तो अगर आप एक अंधेरे कमरे में बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट को देख रहे हो तो आपकी हम्म। आई ज़्यादा स्ट्रेन्ड रहेंगी। हम्म। बट अगर आपकी सराउंडिंग लाइट वेल लिट है तो आपकी स्क्रीन आप उसी ब्राइटनेस पे कंफर्टेबली देख पाओगे।
ओके। So that increases the eye strain. If you're using too bright a light in a dim environment, then your eyes are at strain. Your muscles are working hard. ओके। सर ये जैसे ना आजकल काफ़ी ज़्यादा जैसे जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं या फिर लोग इंटरनेट से फ़ोटोज़ देख के अपने घर का जो घर में भी जो लाइटिंग करा रहे हैं वो चाहते हैं कि थोड़े से ना एस्थेटिक लाइटिंग रहे, जी तो वो थोड़ी सी ना डिम रहती है। जी। तो ये चीज़ मतलब सही नहीं है। सी अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो या फिर हम्म। आप अपने घर के लिविंग रूम में बैठे हो जहाँ पे आपको कुछ फोकस का काम नहीं करना है, यू जस्ट वांट हम्म। टू रिलैक्स, लोगों से बात करनी है, प्रॉब्ली अपना डिनर एंजॉय करना है, हम्म। तो डिम लाइट्स ऑब्वियसली सूदिंग होती है एंड आईज को भी कोई फोकस्ड वर्क नहीं करना होता है, तो हम्म। आप एट ईज होते हो। हम्म। बट यही चीज़ पूरे घर में करना कैन बी हार्मफुल। आप ओके। अपने रीडिंग रूम को, जहाँ पे आप ऑफिस काम करना चाहते हो या फिर अपना लैपटॉप पे काम करना चाहते हो, रीडिंग हम्म। रूम है, उसको वेल लिट रखो। ओके। तो जहाँ पे भी आपको आइज को फोकस्ड वर्क करना है, रीडिंग करनी है या हम्म। फिर स्क्रीन पे काम करना है, वहाँ पे द ब्राइटनेस ऑफ द सराउंडिंग शुड बी गुड। वहाँ पे अगर आप डिम रखोगे देन योर आइज वुड बी एट स्ट्रेन। ओके। सर ये मिथ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है एंड जी आई होप कि आपने मतलब डेली आप ये किसी ना किसी पेशेंट से सुनते ही होंगे जी। कि गाजर खाने से आंखें सही रहती हैं। जी, वेरी पॉपुलर। कैरेट इज अ अंडरग्राउंड वेजिटेबल एंड इट्स हेल्दी। इट इज़ हम्म। रिच इन विटामिन ए। एंड विटामिन ए एक हमारे, उसमें एक कैरोटीन नाम का, बीटा कैरोटीन एक न्यूट्रिएंट होता है जो हमारे रेटिना की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके। बट सिर्फ गाजर खाने से हम अपनी आइज़ की डिजीजेस ट्रीट नहीं कर सकते। अगर किसी को कैटरैक्ट बन गया है, मोतियाबिंद है, तो उसका गाजर खाने से वो जाएगा नहीं, राइट। उसको कैटरैक्ट हटाने की सर्जरी चाहिए। अगर हाँ। किसी को आँख का नंबर आ गया है तो वो गाजर खाने से जाएगा नहीं, उसको उसके लिए चश्मा या फिर लेसिक सर्जरी चाहिए। हम्म। गाजर आपकी बॉडी और आइज़ को इन जनरल हेल्दी रखता है। हम्म। नाइस। सर जो एक और मिथ है वो ये है कि अगर आपकी कैटरेक्ट सर्जरी हो जाती है या फिर आपकी लेसिक सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद में आपको चश्मे पहनने की ज़रूरत नहीं है। जी। सो दोनों को अलग अलग रखते हैं। कैटरैक्ट सर्जरी, आजकल कैटरैक्ट में भी इट्स नॉट जस्ट मेन कैटरैक्ट, इट्स अ कैटरैक्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी। ओके। जो लेंसेज हमारी आंख में लगते हैं, कैटरैक्ट एक हमारी आंख का ओपेसिफाइड, जो हमारा कुदरती लेंस है वो सफ़ेद पड़ने लग जाता है, ओके। तो उसको हटा के हम एक आर्टिफिशियल इम्प्लांट डालते हैं जिसको हम इंट्राओक्यूलर लेंस कहते हैं। ओके। तो उसकी भी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि एक सर्जन का एम रहता है कि हम किसी का अगर नेचुरल लेंस हटा रहे हैं तो ऐसा एग्जैक्ट पावर का लेंस डालें कि उसका नंबर मोर और लेस पूरा हट जाए। ये एक सर्जन का एम रहता है। बट इसमें भी काफ़ी वैरायटी है। किसी को एक डिस्टेंस का नंबर करेक्ट कर सकते हैं, कईयों का हम डिस्टेंस एंड नियर का नंबर करेक्ट कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि नंबर हट जाएगा, बट हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, काफ़ी हद तक हटा भी सकते हैं। एंड द एम इज़ टू गिव यू अ स्पेक्टिकल फ्री विजन आफ्टर अ कैटरेक्ट सर्जरी। ओके। रही बात लासिक की, लासिक का एम ही यही है, चश्मा हटाना। एंड ओवर टाइम इतनी लेटेस्ट जनरेशन ऑफ लेसिक मशीन्स आ गई है, लेजर्स इटसेल्फ हैव इवॉल्व्ड, कि आजकल दीज मशीन्स आर वेरी प्रिसाइज। हर आई के हिसाब से कस्टमाइज ट्रीटमेंट होता है ओके। एंड द सक्सेस रेट एंड द सेटिस्फैक्शन रेट इज़ अप टू 95%। नंबर एक बार हट जाता है, इन अप टू 90 to 95% ऑफ द पेशेंट दैट इज़ अ परमानेंट रिजल्ट। हाँ, देर नो टेक्नोलॉजी इज़ परफेक्ट। देर आर 5 to 10 स्पेक्ट्रम ऑफ पेशेंट्स, परसेंटेज 5 to 10% ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ पेशेंट्स जिनमें नंबर थोड़े हद तक वापस आ सकता है या फिर कुछ करेक्शन बच सकता है। बट देन अगेन जब हम लेसिक के लिए पेशेंट को प्लान करते हैं, हमें एज अ डॉक्टर यही स्क्रीन करना पड़ता है वेदर दिस कैंडिडेट इज़ एब्सोल्युटली सेफ, कि इसमें मशीन एकदम प्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स देने वाली है। दैट इज़ द वर्क ऑफ अ डॉक्टर टू सी। ओके। And with the latest technology, up to 95% of the patient have a permanent correction. ओके। सर नेक्स्ट मिथ जो है वो ये है कि काफ़ी सारे जैसे इंडिया में योगा टीचर्स हैं जी तो वो क्लेम करते हैं कि हम आपको आंखों की एक्सरसाइज कराएंगे जी एंड उससे आपके चश्मे का नंबर कम हो जाएगा। जी। तो ऐसा हो सकता है? चश्मे का नंबर कम तो नहीं, बट हाँ आपकी आइज़ के मसल्स एक तरीके से स्ट्रेंथन रहेंगे या फिर वो साथ में काम करना सीखेंगे। तो कई बार पेशेंट को आपने देखा होगा तिरछापन होता है, जिसको हम हमारी भाषा में राइट। स्क्विंट कहते स्क्विंट हैं। विजन, यस। कई बार पेशेंट देख रहा है, सीधा देख रहा है, बट हाँ। समटाइम्स वी फील कि उसकी एक आई थोड़ी सी साइड में चली गई। हाँ। तो इसमें ये जो आई एक्सरसाइजेज हैं दे हेल्प, वो आइज़ के मसल्स को, जो मूवमेंट मसल्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करती है। ओके। सो इफ़ यू गिव देम प्रॉपर एक्सरसाइजेस, उनकी आई मसल्स ट्रेन हो जाती है कि हमें साथ में अलाइंड रहना है, हमें साइड में नहीं जाना है।
बट अगर किसी को चश्मा नंबर है तो आई की एक्सरसाइजेस से वो नंबर करेक्ट नहीं हो सकता। नंबर डिफाइन होता है कि आपका आई का लेंथ कितना है, आपका जो कॉर्निया और लेंस की पावर कितनी है। ओके। तो वो एक ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम है, वो एक्सरसाइज से नहीं जाएगी, उसको हमें ऑप्टिकली करेक्ट करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज या फिर लेजर से विजन को करेक्ट करना पड़ेगा, ऑप्टिक्स चेंज करनी पड़ेगी। ओके सर, जैसे स्क्विंट विजन के बारे में आपने बताया, तो क्या वो सिर्फ एक्सरसाइज से सही हो सकता है? स्क्विंट मोटा मोटा बहुत तरीके के, इन अर्ली स्टेजेस एक्सरसाइज, अगर आपका स्क्विंट जस्ट स्टार्ट हुआ है, एक्सरसाइजेस उसको कंट्रोल करके काफ़ी हद तक करेक्ट कर सकती है। क्लासेस एंड एक्सरसाइजेस अगर आप राइट टाइम पे दे रहे हो उसको कंट्रोल कर सकती है। यू माइट नॉट नीड अ सर्जरी, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट अगर आपकी आइज़ को एकदम साथ में काम करने की आदत नहीं रही है, बहुत ज़्यादा स्क्विंटिंग हो गई है, देन आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर हम आपके आई मसल्स को ऐसे करेक्ट करते हैं कि दोनों मसल्स अलाइन हो जाए और दोनों आईज साथ में काम करें। ओके, तो आज की डेट में अगर किसी को स्क्विंट विजन है तो इसका मतलब वो ट्रीटेबल है, क्योंकि Yes. पहले के टाइम पे ये चीज़ नहीं थी। यस, एट द राइट स्टेज अगर आप आ रहे हैं तो नॉन सर्जिकली भी ट्रीटेबल है। जैसे मैंने बताया, ग्लासेस एंड एक्सरसाइज से भी हम अर्ली स्क्विंट को कंट्रोल करके अलाइन कर सकते हैं। ओके एंड इफ इट्स एन एडवांस स्क्विंट देन देयर आर वेरियस सर्जरीज जिससे वो स्क्विंट भी करेक्ट हो सकता है। ओके सर, ये कैसे ही मेरे मन में एक मिथ आया है, क्योंकि जैसे बचपन में हम, ऐसा होता है ना कि हम अगर अपनी नोज को ऐसे करके देख रहे हैं, जी जी आंखें ये सेम एक जगह पे आ गई हैं, तो पेरेंट्स बोलते थे कि आंखें ऐसी ही रह जाएंगी। तो जी, ये ऐसा हो कुछ होता है? ऐसा आंखें अपनी जगह पे परमानेंट नहीं अटकेंगी, पर जब आप वो उसको एक जगह अपने नोज को देखने के लिए अंदर फोकस करते हो तो आपकी आईज बहुत ज़्यादा मसल्स स्ट्रेन्ड होते हैं। एक ओके। तो आप इतनी चीज़ 5 सेंटीमीटर से कोई भी चीज़ को पास में देखोगे तो आपके आई मसल्स ऑलरेडी अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं, ओके और प्लस आप उनको इतना अंदर की तरफ टर्न करोगे तो आपके जो मसल्स हैं, जो एक मसल बाहर ले जाता है एक अंदर ले जाता है, वो अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे, तो आप टायर फील करोगे, आपको हेडेक होने लगेगा, ओके और प्रॉब्ली आपको अपनी आईज क्लोज या सोने का मन करेगा, आपको ब्लरी दिखने लगेगा क्योंकि आपके मसल्स फिर वो रिलैक्स नहीं हो पा रहे। राइट। तो मतलब पहले के लोगों की बातें कुछ कुछ मतलब ठीक थी, पर उनका वो जो उसके पीछे रीजन होता था जी, वो करेक्ट नहीं है, बट राइट। कहने मतलब ये है कि आप की आंखें सही रहें। हाँ, हम अपने पेरेंट्स की बात इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो अपने हाँ। एक्सपीरियंस, सब हर राइट कोई डॉक्टर नहीं होता है, बट तब भी राइट हम अपने एल्डर्स की बात इसलिए सुनते हैं राइट। कि आपके एक्सपीरियंसेस भी उससे शेप होते हैं। डॉक्टर्स कैन गिव यू अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। यस सर, डेफिनेटली। सर, एक मिथ है वो इंडियन हाउस होल्ड्स में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, एंड आई एम श्योर कि आपके पास भी ये लोग आते होंगे कि इंडिया में जब बच्चा पैदा होता है तो उनकी माएँ ये सोचती हैं कि इसके मैं काजल लगाऊंगी, आंखें काजल लगाने से आंखें बड़ी हो जाएंगी और अच्छी दिखेंगी। जी, तो इसके पीछे कितनी सच्चाई है? देखो आंखों का साइज काजल से चेंज नहीं होएगा। हम्म हाँ, काजल लगाने से मदर्स को लगता है शायद नज़र ना लगेगी या ऐसा होता है, बट इट इज़ एक्चुअली हार्मफुल फॉर योर आईज, क्योंकि जहाँ हम अपने आई के, जो हमारी आई लैशेज होती हैं उस पर काजल जब लगाते हैं तो वहाँ पे हमारे आई के ग्लैंड्स भी होते हैं जो टीयर फिल्म को बनाते हैं। ओके। तो काजल से वो ग्लैंड्स एक तो ब्लॉक हो जाते हैं, और कई बार इन प्रोडक्ट्स में हार्मफुल मेटल्स होते हैं, लाइक लेड होता है या फिर कोई हैवी मेटल्स होते हैं, वो आई को इरिटेट कर सकते हैं। तो बिकॉज वो आईज का नेचुरल ग्लैंड्स को ब्लॉक कर रही है, और कुछ मेटल्स हैं जो आईज के लिए सेफ नहीं है, आईज को इरिटेट करेंगे ओवर टाइम, उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, सो इट इज़ नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस। ओके, तो सर ये कुछ मिथ्स थे जो कि क्लियर करने ना बहुत ज़रूरी थे, राइट। क्योंकि ये जब तक ये क्लियर नहीं होंगे तब तक हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों की आंखें खराब ही चली। राइट। तो सर, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपके अकॉर्डिंग सबसे डेंजरस आई कंडीशन कौन सी है जो आप फेस करते हो इंडियंस को लेके? वन ऑफ देम इज डायबिटिक रेटिनोपैथी। ओके। इंडिया इज़ द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, राइट। तो नंबर ऑफ डायबिटिक्स इन इंडिया एंड चाइना आर द मैक्सिमम इन द वर्ल्ड। ओके। एंड डायबिटीज़ एक पूरी बॉडी की सिस्टमिक डिजीज़ है, हम्म एंड इट कैन अफेक्ट ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। हम्म तो अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से हमारे जो आइज़ का पर्दा होता है, जिसको हम रेटिना कहते हैं, हम्म उसमें काफ़ी डैमेज होता है। और ओके। प्रॉब्लम ये है, हमें अर्ली स्टेजेस में पेशेंट को कभी पता नहीं चलता है, उसको साफ ही दिखेगा। भले ही उनकी शुगर बहुत ज़्यादा है, उनको आंखों में कभी प्रॉब्लम नहीं लगेगी, क्योंकि काफ़ी अर्ली स्टेजेस में तो विजन ठीक ही रहती है, काम चल रहा होता है।
इट इज़ ओनली इन द एंड स्टेज जब एक साथ विजन ब्लरी हो जाती है या फिर कई बार सडनली विजन लॉस हो जाती है. ओके. सो एट दैट स्टेज उसका ट्रीटमेंट भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. जो ट्रीटमेंट रिजल्ट्स हैं वो इतने इफेक्ट काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं बट 100% हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं. सो डायबिटिक रेटिनोपैथी इज़ वन थिंग विच इफ़ कॉट अर्ली बहुत ज़्यादा विजन लॉसेस को बचा सकती है हमारी कंट्री में. सो देयर इज़ अ रूल कि अगर आप डायबिटिक हैं एटलीस्ट आपको वंस अ ईयर अपना रेटिना चेकअप कराना चाहिए. क्योंकि बिफोर आपकी विजन ब्लरी होएगी आपका रेटिना स्पेशलिस्ट कुछ साइंस ऐसे पिकअप कर सकता है जो कि बता रहे हैं कि आपके ऑलरेडी पर्दों में रेटिना में डायबिटीज़ के असर आने शुरू हो गए हैं. उस स्टेज पे अगर हमने पहली चीज़ डायबिटीज़ टाइटली कंट्रोल कर ली और कुछ लेज़र्स होते हैं पर आँख के रेटिना के कुछ इंजेक्शंस होते हैं उनके सपोर्ट से डिजीज़ को कंट्रोल कर लिया तो साइड थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं. बट हमारे पास स्पेशली इंडिया में स्पेशली एम्स में मेरे खुद की प्रैक्टिस में पेशेंट तब आता है जब वो ऑलरेडी एडवांस डायबिटिक आई डिजीज़ पे पहुंच चुका होता है. उसमें या तो पर्दे में खून आ चुका होता है तो एकदम से विजन ब्लरी हो जाती है. कई बार पर्दा उखड़ जाता है, रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है. सो दीज आर द केसेस जिसमें हमें सर्जिकली उसको करेक्ट करना पड़ता है. हम काफ़ी हद तक पेशेंट को विजन दे पाते हैं बट इस पॉइंट पे 100% रिकवरी पॉसिबल नहीं होती है. सो इफ वी कैच देम अर्ली हम उस स्टेज तक पहुंचेंगे ही नहीं. ओके सर, जैसे कि किसी पेशेंट का डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है किसी डॉक्टर के पास में, तो कोई जैसे मेडिसिन का डॉक्टर है तो वो मेडिसिन वाला डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है कि आप एक बारी आई चेकअप भी करा लो, क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत नई चीज़ आज मेरे को पता चली है. आइडियली यस, स्पेशली अगर हम एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लाइक एम्स में करते हैं तो इंटर डिपार्टमेंट एक कोऑर्डिनेशन रहता है. ओके. एक आई स्पेशलिस्ट डायबिटीज़ वाले वार्ड में जाता है, पेशेंट्स को स्क्रीन करता है और सिमिलरली हमारे पेशेंट्स जब डायबिटिक आई डिजीज़ लेके आते हैं हम उनको एंडोक्रिनोलॉजी में भेजते हैं कि इनकी डायबिटीज़ कंट्रोल करो. बट इन प्राइवेट प्रैक्टिस या फिर स्मॉल सिटीज़ में जहाँ पे इतना डॉक्टर्स के बीच में कनेक्शन नहीं है तो काफ़ी ये ट्रीटमेंट लैप्स हो जाता है. सो ये एक अंडरस्टैंडिंग एंड नेटवर्क होना चाहिए कि एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करना चाहिए कि आप एक रेटिना स्पेशलिस्ट के पास दिखाइए. एंड स्पेशली अगर आपके पास एज अ रेटिना स्पेशलिस्ट कोई डायबिटिक पेशेंट आता है आपको उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को टाइमली रेफ़र करवाना चाहिए जिससे पेशेंट होलिस्टिकली ठीक रहे. नाइस सर, ये बहुत न्यू चीज़ है जो आज मेरे को भी पता चली है राइट आपके थ्रू. तो सर, आपके पास सबसे डेंजरस कंडीशन में कौन सा पेशेंट आया? मतलब आपको याद है कि ऐसा पेशेंट मेरे पास मैंने कभी नहीं देखा आंखों से रिलेटेड, जिसकी मतलब कोई इंजरी हो या कोई डिजीज़ हो. सो आई फील जो हमारी आई है उसमें भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं बट जो आँख का रेटिना है दैट इज़ वन स्ट्रक्चर दैट इज़ कनेक्टेड टू योर ब्रेन. वो एक नर्व टिश्यू होता है. अगर उसमें कभी कोई इंजरी या डैमेज हो जाए उसका ट्रीटमेंट इज़ लाइक अ न्यूरो सर्जरी प्रोसीजर. इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड यू हैव टू वर्क वेरी डेलिकेटली कि विजन रिस्टोर हो पाए. सो इफ़ यू से वन केस जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग या रेयर था वो मैंने देखा है, एक हमारा इन्फेक्शन होता है बॉडी में सिस्टिक सर्कोसिस. वो होता है जो वेजिटेबल्स अगर ढंग से नहीं धुली हो तो एक तरीके का एक वर्म होता है जो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करता है. राइट, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है. हमें दिखता नहीं है बट हमारे इंटेस्टाइन से वो इन्फेक्शन हो जाता है, खाने में आ जाता है. अनवॉश्ड वेजिटेबल खाने से, गंदे वेजिटेबल जिसमें सॉइल का कंटामिनेशन है. कई बार वो ब्लड से ट्रांसपोर्ट करके किसी भी बॉडी पार्ट में फैल जाता है. तो मैंने एक केस रेटिना का ऐसा ऑपरेट किया था जिसमें वो वर्म का जो लार्वा था वो हमारे आँख के रेटिना के पीछे जाके फंस गया था. पेशेंट को विजन लॉस तब हुआ जब तक उसको डिजीज़ पता भी नहीं थी. फिर हमारे पास आया और हमें वो कीड़ा दिख रहा है जो आँख, इतनी छोटी सी आँख के अंदर उसका एक लार्वा आँख के रेटिना के पीछे जाके फंस गया और उसने आँख में बहुत ज़्यादा सूजन कर दी थी. तो दैट वाज वन चैलेंजिंग केस वेयर आई हैड टू सर्जिकली रिमूव दैट पैरासाइट और विजन भी रिस्टोर करनी होती है क्योंकि आँख का रेटिना ना ख़राब हो जाए. दैट वाज वन इंटरेस्टिंग केस. अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड केसेस में हमारी कंट्री में इंजरीज बहुत कॉमन है. वर्क प्लेस इंजरीज, काफ़ी तरीके के पेशेंट्स आते हैं जिनमें एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर तक हमारी आई की लेंथ होती है, अराउंड 24 मिलीमीटर्स. सो अराउंड 15 मिलीमीटर्स लॉन्ग मेटल के पार्टिकल्स आँख के अंदर जाके फंस जाते हैं
और ये केसेस हम डे टू डे इमरजेंसी बेसिस में ऑपरेट कर रहे होते हैं। जब वो हम्म, आइस के अंदर इतने मेटालिक फॉरेन बॉडीज जाके अटक जाती है, हमें उनको रिट्रीव हटाना होता है, हम्म, आँख की विजन बचानी होती है। सो दीज आर वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग केसेस जो हम एक इंडियन कंट्री में ज़्यादा कॉमनली देखते हैं। राइट सर। अभी जैसे इंजरी की बात हो रही है, जी तो एक जैसे कॉमन टर्म यूज़ होता है कि आँख फूट गई, जी कि कोई चीज़ शार्प ऑब्जेक्ट लग गया या जी कुछ भी लग गया तो कि आँख फूट गई जैसे। जी। वो एक्चुअली मतलब मैं आपसे समझना चाहूँगा कि वो होता क्या है बेसिकली, एक डॉक्टर की लैंग्वेज में आँख फूटने का मतलब है क्या? सी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट हमारी आई का जो वॉल है उसको हम्म, ब्रीच कर दे, जो ओके, ब्लैक वाला पार्ट है उसको कट कर दे या फिर वाइट वाले पार्ट को कट कर दे, ओके, तो एक पेनिट्रेटिंग इंजरी होती है हमारे टर्म हम्म, में। मतलब आँख का जो गोला है वो खुल गया है, कहीं चोट की वजह से उसमें खुल गया है। हम्म, तो उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क ये होता है विजन से पहले, कि उसके बाद आँख बैठने का रिस्क होता है। जो आँख के अंदर के कंटेंट्स होते हैं वो अपने आप बाहर आ सकते हैं, आँख में इन्फेक्शन हो सकता है। विजन लॉस के साथ आपकी आई बॉल पूरी श्रिंक कर सकती है। तो आई बॉल में जैसे थोड़ा सा अगर लेयर्स मैं होती डिटेल है। में जाना चाहूँ जी तो ये बेसिकली टिश्यूज़ हैं? जी, टिश्यूज़ हैं। तो हमारा जो ओके, ब्लैक पार्ट है वो एक्चुअली ब्लैक नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट कॉर्निया होता है। ओके, उसके पीछे जो ब्राउन पार्ट है वो उसके वजह से दिख रहा होता है, जिससे हम कहते हैं किसी की आइज ब्राउन है या ब्लू है या ब्लैक है। हम्म, सो द फर्स्ट पार्ट विच इज इन द फ्रंट इज कॉर्निया। वो एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है जो ओके, लाइट्स को अंदर आने की एंट्री पॉइंट देता है। हम्म, और जो वाइट पार्ट है वो स्क्लेरा होता है। ओके, तो एक आई बॉल में कॉर्निया और स्क्लेरा एक आउटर कोट बनाती है आई का। आई ओके, का वॉल है वो। हम्म, जब ये ब्रीच हो जाता है किसी चोट से, ये खुल जाता है, हम्म, तो इसको हम कहते हैं कि आँख फूट गई या फिर आँख में चोट की वजह से हम्म, आँख फट गई है। हम्म, तो ये भी बहुत लेवल्स की हो सकती है। कई बार पीछे रेटिना तक डैमेज होने लग जाता है, कई बार सिर्फ फ्रंट स्ट्रक्चर डैमेज होते हैं। हम्म, तो इसमें एक सर्जन का एम होता है पहले आई का स्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्ट करना। उसको ऑब्वियसली माइक्रो सूचर से क्लोज करना पड़ता है हमें, माइक्रोस्कोप के ओके, अंडर बहुत ही फाइन सूचर, आँख के हमारे बाल से भी पतले सूचर होते हैं, टाके होते हैं। ओके। उसको लगा के हम एंड आँख वो की स्ट्रक्चर डिसॉल्वेबल बना। होते हैं? दे कैन बी बोथ, ओके, डिजॉल्वेबल एंड नॉन डिजॉल्वेबल। अगर नॉन डिजॉल्वेबल है हमें उसको काटना पड़ता है। ओके, बट हाँ, पहले हमें स्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्ट करना है, हम्म, एंड इन अ वे कि जिससे मैक्सिमम विजन भी रिस्टोर हो जाए। हम्म, अगर सिर्फ स्मॉल इंजरीज होती हैं तो काफ़ी पेशेंट अच्छी विजन मेंटेन करते हैं। अगर पूरा कॉर्निया से लेके लेंस, रेटिना सब डैमेज है, तो तब भी हमारा काम होता है कि कुछ फंक्शनल विजन हम रिस्टोर कर पाएँ। बट दिस इज़ ऑल पॉसिबल। बहुत रेयरली ऐसी कंडीशंस आती है जब हम कहते हैं कि आपका केस ऑपरेट नहीं हो सकता है, पूरी आँख हम्म, खराब हो गई है। राइट। सर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती होगी ना एज अ सर्जन आपको आई दीज आर को द ऑपरेट मोस्ट करने के लिए? कॉम्प्लिकेटेड केसेस। हम्म, चोट लगना किसी भी बॉडी ऑर्गन का वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, हम्म, एंड दीज आर इमरजेंसी केसेस। सो दे आर डेल्ट इन एन इमरजेंसी ओटी में सेम डे। कई बार हम्म, हम रात को 12-1 बजे भी ये केसेस ऑपरेट कर रहे होते हैं, हम्म। एंड दे आर द वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट केसेस। तो सर अगर जैसे किसी की आंख में चोट लग गई है, जी। ब्लड आने लगा है या फिर आंख फूट गई है, तो कुछ ऐसा मिनिमम टाइम स्पैन होता है कि इतने टाइम में आपको डॉक्टर को दिखाना है तो आपकी आंख एज बच अर्ली एज सकती है? पॉसिबल। एज अर्ली एज पॉसिबल? यस। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट कोई लोकल डिस्पेंसरी में जाता है, कोई आई ड्रॉप हम्म, यूज़ करने लग जाता है, हमारे पास 5-6 दिन बाद आता है। हम्म, तब तक एक खुली आंख में इन्फेक्शन हो चुका होता है, हम्म, तो आपका रिजल्ट, आपकी रिकवरी और ज़्यादा वर्स हो जाती है। राइट, सो इफ़ यू नो अगर कोई इंजरी हुई है, एक बार एक आई स्पेशलिस्ट को दिखा लो, एंड हम्म, स्पेशली एक रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखा लो, क्योंकि कई बार सिर्फ एक क्रिकेट बॉल लगने से भी ना हम्म, आई के रेटिना में टीयर बन जाते हैं, पर्दा फटना जिसको कहते हैं, पर्दा हिल जाता है। ओके, तो अगर जब बॉल से चोट लगी है उसी समय हम पर्दे को चेक कर लें कि कहीं से पर्दे में कोई चोट से फटा नहीं है, खुला नहीं है, हम्म, तो हम पर्दे को हिलने से रोक सकते हैं। ओके, एक बार पर्दा हिल जाता है तो हमें रेटिना डिटैचमेंट सर्जरी करनी पड़ती है। देन अगेन दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस, हम्म। और विजन रिकवरी जितना डिले करोगे उतनी कम हो जाती सर यहीं पे ना एक क्वेश्चन आता है कि एक डॉक्टर के लिए कितना लेट एक पेशेंट हो चुका है कि अब आप बोल दो कि यार अब नहीं कुछ हो सकता, कि ये नाउ इट्स टू लेट? है। सो वन इंडिकेशन इज, हम एक पेशेंट की विजन टेस्ट जब करते हैं तो हम्म, हमारा एक पैरामीटर होता है प्रोजेक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो हम कहते हैं पेशेंट को जो डिफेक्टिव आई है उससे हम्म, दूसरी आई को क्लोज करके कि आपको लाइट दिख रही है या नहीं। हम्म, अगर पेशेंट कहता है मुझे लाइट का एहसास भी नहीं हो रहा है, या फिर वो बता नहीं पाता है कि किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, ओके, तो ऐसे केसेस में यूजुअली जो आँख की नस होती है, ऑप्टिक नर्व या फिर आँख का हम्म, पर्दा होता है, वो इतना क्रिटिकली डैमेज हो चुका होता है कि कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन, कोई हम्म, भी सर्जरी करके
पेशेंट को विजन वापस देना इज़ वेरी लाइकली. इट्स ऑलवेज इन परसेंटेजेस, बट इस पॉइंट पे हम पेशेंट को कहते हैं कि अगर हम आपकी सर्जरी कर भी देंगे आपको फ़ायदा नहीं होगा. सो अगर पेशेंट को रोशनी का एहसास पूरा ज़ीरो हो जाए या फिर वो ये ना बता पाए किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, दैट इज़ वन इंडिकेशन फॉर एन आई सर्जन टू से नो एंड टू टेल द पेशेंट कि शायद हम सर्जरी किसी भी अच्छे सर्जन से आप करा लो या कहीं भी करा लो, आपको विजन रिकवरी शायद ना हो पाएगी. ओके. There are other parameters, but this is one of the most commonly used parameters. ओके. That means your eye is injured beyond the point कि सर्जरी भी उसको आपको फ़ायदा नहीं दे पाएगी. और एज अ डॉक्टर आपको भी सर वैसे काफ़ी बुरा लगता होगा ना किसी पेशेंट को मना करते हुए कि यार मैं इसे ऑपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ तक मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ देखी है कि एक डॉक्टर मतलब एंड टाइम तक वो यही चाह रहा होता है कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ या फिर ये ऑपरेट हो सकता है, तो किसी पेशेंट को ना करना कितना मुश्किल होता है. आई थिंक ये सबसे टफेस्ट जॉब होती है, क्योंकि पेशेंट, और स्पेशली एम्स में जब हम थे तो हमारे पास पेशेंट हर जगह से, जैसे मैंने बताया, रेफर होके आता है, उसको हर जगह से ना बोल दिया गया होता है, तब वो जाके एम्स में आता है कि शायद इस उम्मीद से कि इधर मैं ठीक हो जाऊं. बट अगर एक्चुअली पेशेंट को फ़ायदा नहीं है तो ये उसको बताना कि हम चाहे कुछ भी कर ले हम शायद आपको फ़ायदा ना दे पाएँ, वो पेशेंट के लिए भी सुनना बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग होता है. एंड एज अ डॉक्टर भी आपको वो एक फीलिंग होती है जो आप शायद आपको थोड़ा टाइम लगता है उसको बताने में कि मैं अपने पेशेंट की हेल्प नहीं कर पाया. वो उसको हमेशा उम्मीद थी, अब वो ख़त्म हो गई. तो दैट इज़ डिफ़िकल्ट. एंड ऐसी जेनेटिक डिजीज़ेस भी होती हैं जो स्टिल ट्रीटमेंट जिनके अभी तक नहीं है. आँख के रेटिना की कुछ डिस्ट्रफीज होती हैं जिनका कोई अभी तक इलाज नहीं है. इट्स स्टिल इन प्रैक्टिस, अभी तक इलाज बन रहे हैं. आँख के नर्व अगर डैमेज हो जाए तो आप उसको नहीं कर सकते जिंदा, किसी और का ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते. लोग कहते हैं कि हमारी किसी और की आँख लगा दो, आँख दान कर दो जिससे हम देखने लग जाएं. बट ये भी एक कॉमन मिसकंसेप्शन है. सिर्फ हमारी आई का जो ब्लैक वाला पार्ट है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, काली पुतली कहते हैं, वो ट्रांसप्लांट हो पाता है. ओके. अगर किसी का रेटिना परमानेंटली डैमेज हो जाए, किसी की आँख की नस परमानेंटली डैमेज हो जाए, वो हम किसी और की ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते. सिर्फ आपका आँख का कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है. पर्दा या रेटिना ट्रांसप्लांट के एडवांसमेंट अभी तक नहीं है. इट्स स्टिल इन प्रैक्टिस, बट अभी भी कोई एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट नहीं है. ओके. हाँ, क्योंकि ये काफ़ी मतलब मेरा भी एक ये डाउट था कि जैसे हम ऑर्गन डोनेट करते हैं तो उसमें से आंखें एक होती हैं जी. तो मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि जैसे इतने सारे लोग अंधे हैं, है ना, तो अगर आप डोनेट करते हो आंखें तो किसी को मतलब दिख सकता है और वो कलर्स एक्सपीरियंस कर सकता है जी. बट ये नई चीज़ आज पता चली है. यस, कुछ हद तक जैसे कॉर्निया ट्रांसप्लांट एक सेफेस्ट, क्योंकि बॉडी ने कोई भी ऑर्गन लेती है तो रिजेक्ट करने का रिस्क होता है. बट कॉर्निया का रिजेक्शन रेट सबसे कम होता है जो आई ट्रांसप्लांट का होता है, क्योंकि हमारे इस कॉर्निया में ना ब्लड वेसल्स नहीं होती है, तो बॉडी किसी और का ऑर्गन एक्सेप्ट कर लेती है, उसको रिजेक्ट नहीं करती है. ओके. बट हाँ, सिर्फ कॉर्निया ट्रांसप्लांट जो कॉर्नियल प्रॉब्लम्स है वो करेक्ट हो सकती है आँख दान करने से. अगर किसी का पर्दा या नस खराब है वो ट्रांसप्लांट से करेक्ट नहीं हो सकता. ओके. सर जैसे 6x6 विजन होता है तो 20x20 विजन क्या होता है? 20 अमेरिकन वाले हैं क्योंकि वो फीट्स में नापते हैं, हम लोग मीटर्स में नापते हैं, तो 20 इज इन फीट्स एंड 6 इज इन मीटर्स. ओके. सर जैसे हमारे मतलब मेरी फैमिली में भी काफ़ी सारे एजड लोग हैं एंड इंडिया में मोस्टली सबके घर में मतलब बुज़ुर्ग लोग होते हैं, तो उनमें ना सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है वो है मोतियाबिंद की. जी. तो उसके लिए सर्जरी होती है, कैटरैक्ट सर्जरी. जी. तो क्या ये यूज़फुल है? एंड जैसे ऐसा बोला जाता है कि यार बुज़ुर्ग लोगों को ये नहीं करानी चाहिए जी. कि उनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है इससे या फिर परमानेंट डैमेज हो सकता है, तो क्या ये यूज़फुल है सर्जरी और क्या इससे डैमेजेस हो सकते हैं? कैटरैक्ट जैसे आपने बताया बुजुर्ग में होते हैं क्योंकि उसका रीज़न है वो एक एजिंग फिनोमेना है. हर किसी को एजिंग के साथ कैटरैक्ट बनेगा. जैसे हमारे बाल सफ़ेद पड़ते हैं वैसे हमारा जो आँख का लेंस है, कुदरती लेंस, वो भी एजिंग के साथ सफ़ेद पड़ने लगता है, जिसको हम कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतिया कहते हैं. ओके. दूसरी बात रही कि एक बहुत कॉमन है. यस, क्योंकि अभी भी आज की तारीख में भी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस एंड ट्रीटेबल ब्लाइंडनेस हमारी कंट्री में ऑल ओवर द वर्ल्ड कैटरैक्ट ही है. ओके. द प्रॉब्लम इज पीपल उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं. सर्जरीज इतनी एडवांस हो गई और हाँ, पेशेंट्स हमारे पास बहुत कॉमनली आते हैं कि हाँ हम बताते हैं आपको मोतियाबिंद है,
वो कहते हैं सर कोई दवाई है जिससे ये घुल जाए, बट जैसे आप एजिंग को रिवर्स नहीं कर सकते, कोई ऑर्गन एज होके ओल्ड हो रहा है, आप उसको यंग नहीं कर सकते, वैसे आप कैटरेक्ट को भी घोल नहीं सकते। बहुत सारे आयुर्वेदिक क्लेम्स होते हैं, बट कोई एस्टैब्लिश्ड ड्रॉप्स नहीं है जो आपका कैटरेक्ट हटा दे या रिवर्स कर दे। ऑप्शन बचता है सर्जरी। एंड सर्जरी ओवर द टाइम इतनी इवॉल्व हो गई है कि आजकल रोबोटिक सर्जरीज हो रही है, लेज़र सर्जरीज हो रही है, माइक्रो इंसिजन सर्जरीज हो रही हैं, कि विदाउट एनी लेट्स से कोई इंजेक्शन एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं है, कोई सूचर भी नहीं लगता है आँख में, और मिलीमीटर्स में 2 मिलीमीटर्स इंसिजन से ये सर्जरीज हो जाती हैं। मतलब 2 मिलीमीटर सर्जरी से वो कैटरेक्ट डिसॉल्व होके हट जाता है आँख से, और उसी स्मॉल इंसिजन से ही आपका एक लेंस भी लग जाता है। सो हाँ, पेशेंट्स को अवेयरनेस बहुत कम है, पेशेंट हैव वेरियस नोशंस, स्केप्टिकल रहते हैं कि करवाना है या नहीं, किस सीजन में करवाना सेफ है, आँख खराब तो नहीं हो जाएगी। बट आई थिंक अगर एक ट्रेंड सर्जन विद अ गुड ऑफ्थैल्मिक सेटअप, प्रॉपर मशीन्स के साथ करता है, तो ये बॉडी में वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट सर्जरी है, मोस्ट प्रिडिक्टेबल सर्जरी है। इट्स अ 10 to 15 मिनट्स प्रोसीजर डन अंडर जस्ट टॉपिकल ड्रॉप्स, नंबिंग ड्रॉप्स में किया जाता है, पेशेंट को कोई एनेस्थीसिया पर से नहीं दिया जाता है, एंड द विजन रिकवरी इज वेरी फास्ट। पेशेंट्स रिकवर द नेक्स्ट डे, they are functional by they can do their activities by next day. There are some precautions for the first week and first month, कुछ drops चलेंगी, but ऐसा नहीं है कि पेशेंट को घर में रहना है, काम नहीं करना है। तो वो जैसे होता है कि काला चश्मा आपको पहना दिया या फिर एक आंख जिसमें था वो कवर कर दी जी, वो कैटरेक्ट सर्जरी में ही होता है। तो पहले होता था जब हम इंजेक्शन लगा के सुन कर देते थे और बड़ा चीरा लगता था, बड़े इंसिजन से सर्जरी होती थी, तो रिकवरी टाइम ज़्यादा चाहिए होता था, तो आई को कवर करके रखना पड़ता था। जैसे मैंने बताया आजकल सिर्फ ड्रॉप्स में होता है, माइक्रो इंसिजन से होता है, लेजर से होती है सर्जरी। तो हम अपने पेशेंट्स को किसी को भी पैड भी नहीं लगाते हैं, एक प्रोटेक्टिव ट्रांसपेरेंट गॉगल जरूर देते हैं कि डस्ट से या फिर कोई ऑब्जेक्ट ना लग जाए, हाथ ना मल ना दे, उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर द फर्स्ट वीक, बट they are able to see from the next day and see much better. Lenses की टेक्नोलॉजी, जो आँख में कैटरेक्ट हटता है तब हर आँख में एक लेंस भी डलता है जिसको हम इंट्राओक्यूलर लेंस कहते हैं। वो इतना इवॉल्व हो गया है, इतने एडवांसमेंट आ गए हैं कि पेशेंट्स को अगर चश्मे का नंबर भी था वो भी उन लेंसेज से हट जाता है। टू बी ऑनेस्ट, एक 20-year-old जैसी विजन हम रेप्लिकेट करना चाहते हैं। एक नेचुरल लेंस तो हम नहीं लगा सकते किसी का, बट लेंसेज ऐसे आ गए, मल्टीफोकल लेंसेज आ गए हैं, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज आ गए हैं, जो एक पेशेंट को आफ्टर सर्जरी डिस्टेंस एंड नियर विदाउट ग्लासेस क्लियर विजन देते हैं पोस्ट कैटरेक्ट सर्जरी। एंड सर जैसे अगर एवरेज हम इसमें ट्रीटमेंट की बात करें कि ट्रीटमेंट कॉस्ट कैटरेक्ट सर्जरी जी, तो वो कितना आता है? सो स्टार्टिंग इन अ प्राइवेट सेटअप आई वुड से इन स्टार्टिंग सर्जरीज, कैंप बेस्ड सर्जरीज जो होती है वो 5,000 रुपीज से भी होती है पर आई। एंड अगर आप बहुत लेटेस्ट जनरेशन लेंसेज लगवाते हैं दैट कैन रीच अप टू 1 to 1.5 lakhs ऑल्सो पर आई। सो इट ऑल डिपेंड्स कि सर्जन एक्सपीरियंस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, मशीन्स पे ऑपरेट किया जा रहा है, एंड कौन सा लेंस इम्प्लांट हो रहा है, क्योंकि जो लेंसेज एडवांस लेंसेज हैं उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। सो पेशेंट और पूछते हैं कि सर ये सर्जरी हमारे तो 20,000 में हो जाएगी, या फिर आप 10,000 में कर रहे हो, कोई 40,000 में कर रहा है, ये सेम लेंस है या नहीं है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सर्जन एक्सपीरियंस, द मशीन ही इज यूजिंग, एंड द टाइप ऑफ इंट्राओक्यूलर लेंस जो आपको लगने वाला है। सो पूरा इसका भी रेंज होता है। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड्स, पेशेंट को कैसा विजन चाहिए, उनको बिल्कुल भी चश्मा नहीं चाहिए, और उनका बजट कितना है, आर दे ऑप्टिंग फॉर इंडियन मेक लेंसेज और फॉरेन मेड लेंसेज, द वेरिएशन इज क्वाइट लार्ज। सर मेरे को एक डाउट है कैटरेक्ट से रिलेटेड, वो ये है कि काफ़ी लोगों को जैसे अगर मोतियाबिंद एक आंख में हुआ है तो उनको लगता है कि दूसरी आंख में भी होगा, एंड उनको डॉक्टर बोल देता है कि नहीं आपको तो दोनों आंखें ऑपरेट करनी पड़ेंगी। तो मतलब ऐसा होता है क्या कि वो एक आंख में हुआ है तो वो दूसरी आंख में भी होने के चांसेस हैं या हो जाता है? देखो, है तो एक बॉडी की सिस्टमिक डिजीज ही, एज हो रही है तो दोनों आंखें बराबर एज हो रही है, बट जरूरी नहीं है इक्वली एज हो। बट हाँ, मोर और लेस सेम रहती है, अनलेस किसी को चोट की वजह से मोतिया बना है या फिर कोई और आंख में सूजन आई थी उसकी वजह से मोतिया बना है। उम्र वाला मोतिया ऑलमोस्ट सेम स्टेज में होता है। हाँ, 19-20 ज़्यादा कम होता है, जिसमें ज़्यादा है वो पहले ऑपरेट करते हैं,
बट अगर दूसरी आंख में नहीं है या फिर अभी चश्मे से काम चल रहा है तो बाद में भी ऑपरेट कर सकते हैं। ओके सर, जैसे ये मोतियाबिंद है या कैटरेक्ट है, तो इनको ऐसा बोलते हैं कि ये सिर्फ बुजुर्ग लोगों में होगा, बट जी, काफ़ी केसेस में ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चों को भी हो जाता है। मोस्ट कॉमनली तो ये एजिंग ही प्रोसेस है, हम्म। बट कई कुछ कैटरैक्ट होते हैं बाय बर्थ जिनको हम कंजेनाइटल कैटरैक्ट कहते हैं। ओके। बच्चा पहले दिन से जब से पैदा होता है उसके आँख का लेंस ट्रांसपेरेंट होने की जगह सफ़ेद होता है, हम्म। और वो बहुत ही एक क्रिटिकल टाइम होता है क्योंकि अगर लेंस सफ़ेद है तो बच्चे के आँख के अंदर लाइट नहीं जा पा रही है, वो देखना हम्म। शुरू भी नहीं कर रहा है। हम्म। तो आँखों का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है और अटक जाएगा अगर सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया है। हम्म। तो इट इज़ अ रेयर थिंग, बट कंजेनाइटल कैटरैक्ट या फिर जन्म से मोतिया होना भी एक चीज़ होती है, और ओके। उसमें भी वही तरीका है, हमें उस छोटे बच्चे को प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ ऑपरेट करना पड़ता है। और हम्म। उन बच्चों के लिए भी लेंसेज होते हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे आँख के लिए लेंस नहीं होते हैं। अनलेस हम्म। आपकी आँख बहुत छोटी है, बच्चा बहुत ही छोटा पैदा हुआ है, तो शायद हम लेंस ना लगाएं, हम्म। बट एक स्पेसिफिक साइज के बाद सारी आँखों में लेंस लगता है। बट सर, जैसे छोटा बच्चा है, तो जी, वो बताने की हालत में तो होता नहीं है कि उसको दिख रहा है या नहीं दिख रहा जी, है एक सर्टेन जी, एज तक। जी। तो उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? कुछ मार्कर्स होते हैं। यूजुअली बच्चा 1 महीने की उम्र में अपनी माँ को देख के अपनी आँख अटकाने लग जाता है, या ओके। फिर उसके सामने कोई रंगीन सा खिलौना रख दो तो वो उसको देखने की कोशिश करेगा, उसको पकड़े हाथ बढ़ाएगा उस तरफ, या फिर उसके हम्म। सामने से कोई रंगीन चीज़ निकली या लाइट गई तो हम्म। वो उस तरफ अपना सर या फिर आँख घुमाने की कोशिश करेगा। अगर हम्म। ये सारे साइंस नहीं हैं, बच्चा अपनी माँ को देख के नज़र नहीं रोक पा रहा है, किसी हम्म। भी एक चीज़ पे उसकी आँख नहीं रुक रही, आँखें हिल रही हैं अपने आप, हम्म। या फिर कोई भी रंगीन खिलौना को देख के उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उसको छूने में, हम्म। दैट मीन्स बच्चे की विजन में कुछ प्रॉब्लम है। ओके। या फिर बच्चे की आई स्क्विंट कर रही है, टेढ़ी हो रही है, दैट मीन्स कि हम्म। विजन में कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे बच्चों को एक बार एक आई चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, जानने के लिए कि कुछ तो दिक्कत है आँखों में। ओके, वेरी वेल एक्सप्लेन। तो सर, ये तो जैसे बात थी कैटरेक्ट की। जी, एक दूसरा जो ट्रीटमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एंड काफ़ी सारे लोग करवाते हैं इंडिया में, एंड आई होप बाहर भी कराते होंगे, वो है जी, लेसिक। जी। तो एज एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आप कुछ लेसिक के बारे में बताओ, बेसिक चीज़ें जो कि इंडिया में लोगों को नहीं पता है, एंड ये क्या प्रोसेस है, किन लोगों को कराना चाहिए, पूरा थोड़ा सा इसके बारे में आप बताओ। सो लेसिक एक वन ऑफ द प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं लेज़र विजन करेक्शन का एक पार्ट है। ओके। तो लेसिक में बेसिकली लेज़र्स की मदद से आपका जो चश्मे का नंबर होता है वो हटा दिया जाता है। हम्म। वो हटता कैसे, जैसे मैंने बताया, हमारा जो आँख का फ्रंट सरफेस कॉर्निया है उसका काम होता है लाइट को फोकस करना आँख के रेटिना पे। राइट। नॉर्मल आँख का वो कोऑर्डिनेशन रहता है। अगर हम्म। किसी को नंबर है तो दैट मीन्स या तो उनका कॉर्निया थोड़ा ज़्यादा स्टीप है हम्म। या फिर उनका कॉर्निया थोड़ा फ्लैट है, हम्म। जिसकी वजह से लाइट प्रॉपरली फोकस नहीं हो पा रही है। तो लेसिक प्रोसीजर में लेज़र की मदद से इस कॉर्निया का एक रीशेपिंग हो जाता है, शेप चेंज कर दिया जाता है। अगर किसी का कॉर्निया बहुत स्टीप है उसको फ्लैट कर दिया जाता है ओके। और नॉर्मलाइज करने के लिए, या हम्म। फिर अगर किसी का फ्लैट है तो उसको थोड़ा स्टीप कर दिया जाता है, ओके। जिससे जो नंबर था आँख का वो हम्म। ठीक हो जाता है। दिस ओके। इज़ वन फॉर्म ऑफ लेज़र विजन करेक्शन। हम्म। ऐसे आज की तारीख में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। एक PRK भी प्रोसीजर होता है, वो भी लेज़र द्वारा होता है। एक लैसिक तो है ही, हम्म। स्माइल प्रोसीजर होते हैं। अलग अलग ब्रांड नेम्स, अलग अलग मशीन्स के अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं। ओके। टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली अपग्रेड हो रही है, बट दीज आर ऑल सर्जरीज और प्रोसीजर्स फॉर हम्म। स्पेक्टिकल रिमूवल। ओके, बट काफ़ी जैसे मेजर लोगों को यही लगता है कि बस एक लेसिक ही है, उन्होंने क्योंकि जी, कहीं मतलब नाम सुना हुआ है, जी, ऑनलाइन देख लिया है, गूगल पे सर्च कर लिया है, तो उनको जी, बस लगता है कि बस एक लेसिक है जो टेक्नोलॉजी है, एंड जी, उसी से आंखें सही होती हैं। जी। सो हाँ, लेसिक जैसे वन ऑफ द प्रोसीजर है। ओके। इट माइट बी द बेस्ट प्रोसीजर फॉर योर आई, हम्म। बट आपके डॉक्टर को आपको सारे ऑप्शंस बताने ज़रूरी हैं कि हम्म। ये अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ हैं। हम्म। एंड किसी पेशेंट के लिए शायद लैसिक बेटर हो, हम्म। किसी के लिए शायद कोई और प्रोसीजर बेटर हो। ओके। सो द पेशेंट नीड्स टू आस्क देयर डॉक्टर्स कि क्या मेरी आंख में कौन सी सर्जरी बेस्ट रहेगी, हम्म। एंड इट इज़ अ डिसीजन मेड बाय द डॉक्टर एंड द पेशेंट बोथ, ओके। कि ये प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये प्रोसीजर आपके आंख के लिए मोस्ट प्रिडिक्टेबल एंड सेफ रहेगा। हम्म। ऑल्दो इन टुडेज एरा सारे जो ये मशीन्स हैं, दीज आर हाईली एडवांस्ड मशीन, हम्म। तो कोई भी प्रोसीजर का सेफ्टी एंड प्रिसीजन इज़ मोर देन 95%, बट स्टिल देर आर सटल साइंस या कुछ मार्कर्स हैं जो किसी पेशेंट को कोई प्रोसीजर सूट बेटर करेगा और किसी को हम्म। कोई दूसरा। ओके,
तो सर ये जो लेसिक सर्जरी है, क्या ये सबके लिए है, या फिर कुछ तो लोग ऐसे होते होंगे ना कि जिनको डॉक्टर्स भी बोल देते होंगे कि यार नहीं, आपके लिए ये लेसिक सर्जरी नहीं है, या राइट, आप मत कराओ? राइट। सो कुछ पैरामीटर्स होते हैं। एक तो पहली बात, पेशेंट जो करवाना चाहता है वो खुद मोटिवेटेड होना चाहिए कि मुझे चश्मा हटवाना है। कई लोगों को शायद होता है कि नहीं, मैं चश्मे से कंफर्टेबल हूँ, दे कैन कैरी ऑन। हम्म। चश्मा पहनने से कुछ आपका हार्म नहीं हो रहा है, आप क्लियरली देख रहे हो। हम्म। एंड देन द डॉक्टर्स जॉब इज टू फाइंड, अगर कोई पेशेंट चश्मा हटवाना चाहता है, वेदर ही कैन सेफली अंडरगो दैट प्रोसीजर। ओके। सो सम बेसिक पैरामीटर्स आर, यू शुड बी मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज। हम्म। आपका जैसे हाइट स्टेबल हो जाती है, वैसे आपका चश्मे का नंबर भी मोर और लेस स्टेबल हो जाता है 18 ईयर्स के बाद। ओके। सेकेंड इज, ओवर द पास्ट 1 ईयर आपका नंबर फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। माइनर फ्लक्चुएशन हो सकते हैं बट मेजरली हम्म। चेंज नहीं हो रहा है। अगर नंबर फ्लक्चुएट कर रहा है, उस समय आप लैसिक करोगे तो वापस आ सकता है। अच्छा। एंड देन देर आर बैटरी ऑफ टेस्ट, कुछ कॉर्निया के, कुछ रेटिना के। हम्म। पूरी 3D मैपिंग होती है कॉर्निया की, रेटिना हम्म। की पूरी स्क्रीनिंग होती है। उसमें कोई भी अगर रेड फ्लैग आता है या फिर हम्म। आपका कोई भी पैरामीटर है जो नॉर्मल रेंज में नहीं है, हम्म। कई बार कॉर्निया ऑलरेडी बहुत पतला होता है, हम्म। उसमें अगर आपने एक लेज़र लगा दिया तो कॉर्निया इतना पतला हो जाएगा, वो अपना शेप लूज कर देगा, कमज़ोर हो जाएगा। हम्म। टेबल एक हद तक ही वेट ले सकता है, अगर हमने राइट। टेबल को पतला कर दिया तो शायद वेट से वो बेंड हो जाएगी। बैंड हो वैसे ही जाएगी। वी हैव टू सी वेदर द पेशेंट इज सेफ। ओके। इन सारे टेस्ट के बाद द डॉक्टर टेल्स यस यू कैन सेफली अंडरगो दिस प्रोसीजर। हम्म। सो कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको केरेटोकोनस होता है या कॉर्निया उनका त्रिकोना होता है, ओके। तो उसमें एक जनरल लेसिक करना माइट बी वेरी अनसेफ। हम्म। उनके लिए स्पेशल लेजर ट्रीटमेंट कर सकते हैं टू रीशेप देयर कॉर्निया, बट हाँ, उनमें एक जनरलाइज लासिक ट्रीटमेंट आप शायद प्रेफर नहीं करोगे। कईयों के कॉर्नियाज बहुत थिन होते हैं, कईयों के हम्म। नंबर्स बहुत हाई होते हैं, कईयों के नंबर्स -10 के भी ऊपर होते हैं, तो उनमें हम कोई भी कॉर्निया बेस्ड सर्जरी प्रेफर नहीं करते हैं। उनके लिए अलग सर्जरीज हैं, ICL सर्जरीज हैं, लेंस बेस्ड सर्जरीज हैं, उससे नंबर हट सकता है, हम्म। बट दैट इज द डॉक्टर्स जॉब टू टेल कि आपके लिए सेफेस्ट प्रोसीजर क्या है। ओके। एंड सर, जैसे इंडिया में लेसिक सर्जरी की एवरेज कॉस्ट कितनी आती होगी? डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी, जैसे हम्म। मैंने बताया डिफरेंट मशीन से टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रही है। हम्म। इट वुड बी समवेयर फ्रॉम 40,000 टू 1,20,000 फॉर बोथ आइज। ओके। देर इज अ रेंज कि कौन सी मशीन पे किया जा रहा है, हम्म। कौन सा एल्गोरिदम यूज़ किया जा रहा है। ओके। कुछ एडवांस एल्गोरिदम होते हैं जिसमें ब्रांड नेम्स भी कहते हैं उनको, हम कॉन्टूरा लासिक कहते हैं, टोपो हम्म। गाइडेड लासिक कहते हैं, कस्टम लासिक कहते हैं। ओके। So these are advanced software, they are new generation laser machines. हम्म। They are bit expensive. कुछ नई टेक्नोलॉजीज हैं, लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरी, स्माइल सर्जरी है, सिल्क सर्जरीज है। हम्म। These are latest and more expensive. हम्म। So it depends on the surgeon experience, the technology being used, हम्म। and probably the city also. हम्म। I think जो मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें ट्रीटमेंट थोड़े ज़्यादा, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ हाई, ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। इनफैक्ट इफ़ यू गो टू डिफरेंट अब्रॉड कंट्रीज, इंडिया तो उनके मुकाबले बहुत चीप है। राइट, ये तो है सर। तो बट सर, जैसे इसमें ऐसा भी तो होता होगा ना कि किसी डॉक्टर का अपना प्राइवेट सेटअप जी है ना, एंड कोई डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है किसी हॉस्पिटल में, जी तो हॉस्पिटल के पास तो इतना कैपिटल है कि वो जी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स अपने पास रख सकते हैं, जी। बट प्राइवेट आपको अपना सेटअप करना है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ता है, फिर ऊपर बहुत। से मेडिकल की पढ़ाई इतनी ज़्यादा जी महंगी है, फिर आपके PG करनी है, काफ़ी सारे खर्चे आपके ऑलरेडी हो चुके जी हैं। तो उसमें जैसे हो सकता है कि किसी डॉक्टर के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स ना नहीं हो, राइट, तो तब भी लोग जाते हैं प्राइवेट डॉक्टर के बिल्कुल। पास करवाने के लिए, तो वो चीज़ सही है? या हॉस्पिटल में जाके जिनके पास लेटेस्ट मशीन्स हैं उन्हीं के पास आपको ऑपरेट करानी चाहिए अपनी आईज? सी आई थिंक आज की डेट में कोई एक हॉस्पिटल जिसके पास सारी तरीके की लेटेस्ट मशीन हो, वो तो आई थिंक किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। हम्म। इवन इन द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स देर आर सर्टेन मशीन्स, कुछ और ब्रांड नेम की या कुछ और मेक की इक्वली कॉम्पिटिटिव मशीन हो सकती है, तो सारा स्पेक्ट्रम तो नहीं पॉसिबल है, बट इट शुड बी वन ऑफ द लेटेस्ट मशीन ओके। विच हैज़ अ सेफ्टी एंड अ प्रिडिक्टेबल आउटकम, जिसका इनफ डेटा है कि दिस मशीन हैज़ अ प्रिडिक्टेबल आउटकम एंड इट इज़ वर्किंग सेफ। हम्म। प्लस इट इज़ द डॉक्टर्स डिसीजन एंड ही हैज़ टू गिव एन ऑनेस्ट ओपिनियन कि येस ये प्रोसीजर, ये टेक्नोलॉजी आज की डेट में आपके आइज़ के लिए प्रिडिक्टेबली काम करेगी। ओके। इफ़ ऑल ऑफ दिस थिंग्स मैच, तो ऐसा नहीं है कि हाँ यही जगह करवाने से फ़ायदा है।
बट हाँ, एक डॉक्टर को भी एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना है कि प्रॉबेबली आपके लिए शायद जो मशीन मेरे पास है वो बेस्ट ना हो, आपके लिए ट्रीटमेंट ये वाला प्रेफर्ड है एंड ही माइट हैव टू रेफर दिस पेशेंट टू अ डिफरेंट हॉस्पिटल. बट मोर और लेस आज जो भी ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए डॉक्टर, सब अपने आप को टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं. सो इट इज़ नॉट जस्ट वन मशीन विच इज़ द बेस्ट. These are like top 10 8 technologies which are the best, and if it's safe for your patient and patient को उस डॉक्टर पे ट्रस्ट है, then they can get the treatment. ओके. एंड सर, जैसे किसी का लेसिक ऑपरेशन होता है, तो आप बेसिकली क्या काम कर रहे होते हो? आप मशीन में थ्रू लेंसेज आप देख रहे होते हो आईज? एक बार डॉक्टर ने स्क्रीन कर लिया, ट्रीटमेंट फाइनलाइज कर लिया, तो पहला काम होता है डॉक्टर का मशीन को करेक्ट डेटा देना. ओके. कि ये पेशेंट के पैरामीटर्स हैं, इतना करेक्शन करना है, इस एल्गोरिदम से करना है, इस सॉफ्टवेयर से करना है. तो हर पेशेंट का डेटा मशीन में फीड हो जाता है. ओके. सेकेंड काम, लेट्स से लैसिक के लिए, तो मशीन के दो पार्ट्स होते हैं. वन इज़ एन ऑब्जर्वेशन आर्म, जिसमें डॉक्टर एक माइक्रोस्कोप के थ्रू आपकी आईज को देख रहा होता है, उस पर कुछ काम कर रहा होता है. एंड सेकेंड इज़ द लेज़र हेड, जो मशीन फाइनली लेज़र फायर करने वाली है. ओके. सो आई वुड से लैसिक मशीन्स आर वेरी स्मार्ट, and if they are handled by a smart doctor, then the results are very good. सो पर से फॉर अ LASIK ट्रीटमेंट डॉक्टर का काम होता है कि पहले आपका एक लेज़र या फिर एक ब्लेड से फ्लैप बनता है, डॉक्टर को वो फ्लैप प्रॉपरली उठाना होता है. फ्लैप इज़ अ कॉर्निया का टॉप लेयर, एंड देन सेकेंड आर्म में एक सेकेंड लेज़र जिसको एक्साइमर लेज़र कहते हैं, वो कॉर्निया को रीशेप करती है. ओके. सो द डॉक्टर्स वर्क इज़ टू लिफ्ट द फ्लैप प्रॉपरली, सेंटर द पेशेंट आई, एंड द ट्रीटमेंट का जो आपका फोकस पॉइंट है उसको एकदम सेंटर ऑफ द प्यूपल या फिर सेंटर ऑफ द विजुअल एक्सिस पे करना है. एंड उसके बाद मशीन इतनी स्मार्ट है, उसमें इतने लेवल्स ऑफ आई ट्रैकिंग है आज की लेटेस्ट जनरेशन मशीन में, कि वंस द लेज़र ट्रीटमेंट स्टार्ट्स, द डॉक्टर इज जस्ट प्रेसिंग द पेडल एट दैट टाइम फॉर द लेज़र टू फायर. इट इज़ द मशीन हु इज ट्रैकिंग द पेशेंट्स आई. So if the patient, ideally we tell them not to move their eye, they have to focus on a target. But by chance if the patient moves their eye, जब ट्रीटमेंट हो रहा है, जब लेज़र एक्चुअली फायर हो रहा है, मशीन्स इतनी स्मार्ट है वो अपना लेज़र पैटर्न ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती है. दे आर ट्रैकिंग योर आईज, दे आर ट्रैकिंग मल्टीपल पॉइंट्स इन योर आईज. तो जो लेज़र जिस पॉइंट पे फायर होना चाहिए वो मशीन एडजस्टमेंट बना रही है. अगर आपके माइनर मोशंस हो रहे हैं जो कि नॉर्मल है, किसी की थोड़ी सी आंख हिलती है, हमेशा हिलती है, तो मशीन उसको ऑटो करेक्ट कर रही होती है. लेट्स से अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड है, एंग्शियस है, उसका ट्रीटमेंट के वक्त आई बहुत ज़्यादा हिल गई है, मशीन स्टॉप हो जाती है, क्योंकि मशीन के फोकस पॉइंट से अगर वो हट जाती है, लेज़र पैटर्न वहीं पे रुक जाता है. एक बार वापस से सेंट्रेशन आ गया, पेशेंट ने अपना फोकस रिगेन कर लिया, मशीन उधर से ही कंटिन्यू करती है. Okay. So the machines are also very smart. They are tracking your eyes, they are tracking the treatment at multiple levels. But sir, ये कितना सेफ है कि हम, मतलब आइज एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है Right. ह्यूमन बॉडी का, कि हम उसको एक मशीन के हवाले दे देते हैं ऑपरेट करने के लिए? So जो ये machines है, these are not just in the market कि एक टेक्नोलॉजी बन गई है. प्रॉपर US FDA या फिर यूरोप में CE अप्रूवल्स होते हैं, इनको पहले कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट किया जाता है. सो ओनली वंस एस्टैब्लिश कि मशीन सेफ है, तभी उसको मार्केट में या फिर डॉक्टर्स के यूज़ के लिए अप्रूव किया जाता है. Okay. सो देयर आर रिगरस लेवल्स ऑफ अप्रूवल्स इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स, जो कि साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स मिलके किसी मशीन को अप्रूवल देते हैं, एंड देन ओनली दिस ट्रीटमेंट आर पॉसिबल. राइट. सर, इंडिया में ऐसा बोला जाता है कि जो आंखों के डॉक्टर हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, वो ओवर प्रिस्क्राइब्ड कर रहे हैं लेसिक सर्जरी. जी. तो इस बात में कितनी सच्चाई है? सी है तो लेसिक एक ट्रीटमेंट या सर्जरी, और वो उसी पेशेंट को देना है जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है. अगर कोई पेशेंट आपके पास एक्चुअली पूछने आता है कि सर मुझे मेरे ग्लासेस नहीं पहनने, या फिर मुझे मेरे कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहनने, इनसे मुझे डे टू डे में एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रगल बन रहा है, या फिर मेरा नंबर बहुत ज़्यादा है, अगर मैं चश्मा नहीं पहन रहा हूँ मुझे काम नहीं बन रहा है, सो देन यू हैव टू गिव दैट ऑप्शन टू द पेशेंट, प्रोवाइडेड आपने सारे टेस्ट कर लिए हैं, पेशेंट इज़ अ कैंडिडेट फॉर दीज सर्जरीज एंड इट इज़ सेफ, विच इज़ सेफ इन मोस्ट ऑफ द केसेस. आउटलायर है तो भी नहीं.
then it's a choice of the patient and the doctor. More of a choice of the patient. It is a treatment option. It's not कि आप prescribe कर रहे हो, but अगर कोई patient ये problem लेके आया है, it is a established treatment option. वो patient लेना चाहता है, वो उसकी choice है again. हाँ, अगर किसी पेशेंट को कह ही नहीं रहा है कि मुझे ग्लासेस पहनने में प्रॉब्लम है, उसको आप कहते हो लासिक करवा लो, दैट इज एन ओवर प्रिस्क्रिप्शन फॉर श्योर. ओके. एंड सर कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो कि एक पेशेंट को एक डॉक्टर से पूछने चाहिए लेसिक से पहले. जी. विच टेक्नोलॉजी इज बेस्ट फॉर मी? ओके. हु विल बी ऑपरेटिंग माई आई? व्हाट आर द सेफ्टी एंड द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट? व्हाट आर द चांसेस कि मेरा नंबर वापस आ सकता है? What are the side effects of the procedure? What are the precautions I need to take before surgery? What are the precautions I need to take after surgery? And yeah, that's pretty much it. Okay. What will be the cost of my surgery? Right. Yeah. Most important question. Yeah. Okay. सर कुछ अगेन कुछ डाउट्स होते हैं हम सबके, जी. तो वो मैं चाहूँगा कि आप शॉर्ट आंसर्स में उनको क्लियर करें. जी. फर्स्ट इसकी जैसे सन ग्लासेस हैं, जी. काफ़ी लोग पहनते हैं तो उनको लगता है कि ये मतलब नेसेसिटी है, और काफ़ी लोग इसको एज अ फैशन ट्रेंड पहनते हैं. जी. तो आर दे रियली नेसेसरी जब धूप में निकल रहे हैं सन ग्लासेस, और बस एक फैशन ट्रेंड है? सी, अगर आप एक्चुअली ब्राइट सनलाइट में जा रहे हो, किसी बीच सेटिंग में जा रहे हो, जैसे हम सनस्क्रीन लगाते हैं टू प्रोटेक्ट आवर स्क्रीन, वैसे यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए सन ग्लासेस हैं. ओके. सो फर्स्ट थिंग है, जो आप सन ग्लासेस पहन रहे हो वो उस क्वालिटी के होने चाहिए कि वो UVA एंड UVB लाइट ब्लॉकिंग है. ओके. एक्चुअली उसमें UV ब्लॉकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए. इट्स नॉट जस्ट अ टिंटेड ग्लास. ओके. तभी वो अपना काम करने वाले हैं. उसके ऊपर अगर वो UV लाइट ब्लॉकिंग है तो आप जो फैशन में लेना चाहो ले सकते हो. सो अगर आप एक्चुअली ब्राइट सनी एरियाज में अपनी आइज की हेल्थ के लिए यूज कर रहे हो, तो मेक श्योर वो उस क्वालिटी की हो कि उसमें UVA एंड UVB प्रोटेक्शन का फीचर हो. ओके. एंड उसके ऊपर जिस डिजाइन के या जिस पैटर्न के आप ले रहे हो वो आपका फैशन. नाइस. बट वेयरिंग दोज चीप ग्लासेस जो सिर्फ फैशन के लिए बट उसमें एक्चुअली UV प्रोटेक्शन फिल्म नहीं है, दैट might not be helpful in saving or protecting your eyes from the harmful UV rays in a bright sunny area. ओके. सर काफ़ी जैसे हम बोलते हैं कि चश्मे वाली दुकानें हैं जी. कि अगर जैसे आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है जी. तो बोलते हैं कि हम वहाँ पे जाके आप टेस्ट करा लो, है ना? जी. एंड सेम टेस्ट एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी कर रहे हैं अपने क्लिनिक पे. जी. तो क्या मतलब ऐसे किसी भी रैंडम दुकान पे जाके टेस्ट करा लेना चाहिए, या फिर जो एक डॉक्टर है जिसने इतनी ज़्यादा पढ़ाई करी है जी. कि आपको उनके क्लिनिक में जाके या हॉस्पिटल विजिट करके आपको अपना आई चेकअप कराना चाहिए? सी, पेशेंट की कंप्लेन मोस्टली एक ही होती है कि मुझे धुंधला दिख रहा है, बट उसके रीजंस कैन बी मेनी. ओके. वन ऑफ विच कैन बी कि मेरा को चश्मे का नंबर है. उसके अलावा 10 तरीके की और दिक्कत हो सकती है. उसको कॉर्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको मोतियाबिंद हो सकता है, उसको रेटिना की प्रॉब्लम हो सकती है. तो जब आप एक स्पेक्टिकल या चश्मे वाली दुकान पे जाते हो, वो एक आपका नंबर का टेस्ट कर लेते हैं. आपको प्रॉपर जो भी आपका ग्लासेस का नंबर है वो निकाल के एक बार वो रीड करवा लेते हैं. एंड अगर आपकी प्रॉब्लम सिर्फ चश्मे के नंबर तक थी, आपकी प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व हो रही है. बट एक ऑप्टोमेट्रिस्ट जो कि उस दुकान पे वो नंबर निकाल रहा है, उसके लिए कॉन्फिडेंटली बताना कि आपकी प्रॉब्लम सिर्फ नंबर तक ही सीमित है, ये पॉसिबल नहीं है. ओके. तो एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट में ये फ़र्क होएगा कि वो आपकी आइज़ को थॉरली आगे से पीछे एक बार एग्जामिन कर लेगा और किस पार्ट में प्रॉब्लम है वो है. अगर सिर्फ नंबर की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है चश्मे की दुकान पे भी, पर अगर आपको कोई और मेजर प्रॉब्लम है, ग्लोकोमा है, कैटरैक्ट है, रेटिना की प्रॉब्लम है, वो एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट आपको बेटर बताएगा. ओके. सर एक क्वेश्चन जो कि आई एम श्योर कि आपके पेशेंट्स भी आपसे पूछते होंगे, एंड मेरे मन में भी एक क्वेश्चन आया है कि काफ़ी सारे जो आंखों के डॉक्टर होते हैं कि वो खुद तो चश्मा उन्होंने लगा के रखा हुआ है जी, एंड वो अपने पेशेंट्स को बोल रहे हैं कि यार आप लेसिक सर्जरी करा लो, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी जी. तो ऐसे क्यों होता है? सिर्फ फर्स्ट जैसे मैंने बताया, पेशेंट खुद आता है पूछ के कि सर मुझे चश्मा काम नहीं दे रहा है, दिक्कत दे रहा है, तो क्या मेरा चश्मा हट सकता है? तो दैट इज़ एन इंडिविजुअल चॉइस, चाहे वो डॉक्टर हो या पेशेंट हो. ओके. एंड सेकेंड इज वेदर द पेशेंट इज अ कैंडिडेट फॉर लासिक. मेरे से भी ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है,
सारे पेशेंट मेरे से जो भी जिनकी रिफ्रैक्टिव सर्जरी हम करते हैं वो एक हम्म। ना एक बार आगे या पीछे सर्जरी के बाद या पहले पूछ लेते हैं सर आपने चश्मा नहीं हटवाया। हम्म। तो मेरा पर्सनल रीज़न ये था कि मेरा जो कॉर्निया है जैसे मैंने बताया वो काफ़ी थिन है, हम्म। तो मेरे में लासिक ट्रीटमेंट इज़ नॉट पॉसिबल ओनली, लीव राइट। अलोन सेफ, इट इज़ नॉट विद इन द रेंजेस ऑफ ओके। अ पॉसिबल ट्रीटमेंट। ओके। बट देन अगेन इट इज़ एन इंडिविजुअल चॉइस। हम्म। काफ़ी सारे डॉक्टर्स होंगे जिनको शायद चश्मे से कंफर्टेबल रखता है इन देयर हम्म। सर्जरीज और हम्म। इन देयर डे टू डे एक्टिविटीज, और दे आर अकस्टम टू देम टू इट। ओके। नाइस। एंड नॉट दैट, आई थिंक बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी सर्जरी करवाई है। ओके। इवन आई डॉक्टर एंड अदर स्पेशलिटी डॉक्टर्स हम्म। हैव गॉट themselves ऑपरेटेड। ओके। नाइस। सर काफ़ी सारे ना, जैसे हम कॉमन इंडियन हाउस होल्ड्स में हम क्या काम करते हैं कि किसी भी केमिस्ट की शॉप पे चले गए एंड वहाँ से जी कोई भी आई ड्रॉप रैंडम खरीद लिया हमने, कि कोई भी जी एंटीबायोटिक ले लिया, आँख जी में आँख रेड हो रही थी जी या जलन हो रही थी, पानी आ रहा था, एंड तो उसको हम यूज़ करने लगते हैं। तो जी। ऐसे किसी की भी प्रिस्क्रिप्शन पे कोई भी आई ड्रॉप लेना कितना सेफ है? आई थिंक आई ड्रॉप नहीं, कोई भी दवाई ओवर द काउंटर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लेना रिस्की तो है। हम्म। आप कह रहे हैं एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स ड्रॉप्स के फॉर्म में नहीं, इन जनरल टैबलेट्स के फॉर्म में भी बहुत ज़्यादा कॉमनली मिल जाती है, और लोग हम्म। अपने कोई भी लाइक आई फ्लू है या फिर कोई और फीवर है उसके लिए लेते हैं। हम्म। बट बिकॉज ऑफ अनरेगुलेटेड यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स इनकी रेजिस्टेंस बहुत कॉमनली आने लग गई है। जो ओके। एंटीबायोटिक्स 10 साल पहले इन्फेक्शंस को ट्रीट कर रही थी वो हम्म। अब नहीं कर पा रही, क्योंकि ऑर्गेनिज्म ओवर यूज़ की वजह से रेजिस्टेंट हो गए हैं। आपको नई ड्रग्स यूज़ करनी पड़ रही है, मोर हैवी ड्रग्स यूज़ करनी पड़ रही है। हम्म। सेकेंड थिंग इज़ बहुत कॉमनली आई ड्रॉप्स में स्टेरॉइड के कॉम्बिनेशन होते हैं, हम्म। एंड एक बार के लिए कोई भी इन्फ्लेमेशन अगर बॉडी में है उसको स्टेरॉइड से वो कम हो जाएगा, सिम्टम्स पेशेंट के रिलीव हो जाते हैं, उसको हम्म। आराम मिल जाता है। हम्म। बट अनरेगुलेटेड यूज ऑफ स्टेरॉइड इन फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक्स और एनी मेडिसिन हैज़ मेनी साइड इफेक्ट्स। ओके। आईज में पर से कैटरैक्ट या ग्लोकोमा बहुत कॉमनली मिल जाता है ओवर यूज की वजह से, सो एनी डॉक्टर वोंट एडवाइस फॉर दैट। ओके। सर इसमें जैसे एक और एक डाउट निकल के आता है कि हम लोग क्या करते हैं कि आई ड्रॉप्स को फ्रिज में स्टोर कर दिया, जी। तो ये चीज़ सेफ है? सो सारी ड्रॉप्स को फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। यूजुअली प्रेजर्वेटिव्स वाली जो ड्रॉप होती है वो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल रहती है, ऑल्दो उनकी भी लाइफ होती है। एक हम्म। बार ड्रॉप ओपन हो जाए तो आपको विद इन अ मंथ, मोस्ट ऑफ देम को विद इन अ मंथ यूज़ करना होता है, एंड देन यू हैव टू डिस्कार्ड इवन अगर वो बच जाए। ओके, चाहे क्योंकि उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी डेट ऑफ कुछ एक्सपायरी से भी हो। फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार आपने ओपन कर दी है। हम्म। सो मोस्ट कॉमनली वैसे लिखा होता है उसमें, बट मोस्ट ऑफ देम हैव टू बी यूज विद इन 1 मंथ, एंड हम्म। उसके बाद अगर वो बच जाती है यू हैव टू डिस्कार्ड, क्योंकि अगर वो बहुत टाइम से खुली पड़ी हुई है, यूज़ नहीं है, हम्म। उसमें इन्फेक्शन होने का रिस्क है। अगर आप उसको बाद में यूज़ करोगे आपके आई में इन्फेक्शन हो सकता है। ओके। कुछ ड्रॉप्स होती है जिनमें लिखा होता है टू बी स्टोर्ड बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, तो उनको फ्रिज में रखना होता है, हम्म। फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में ही। ओके। क्योंकि उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो टेम्परेचर स्टेबल नहीं होते हैं, उनको एक हम्म। स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वो केमिकल एक्ट करेगा। ओके। या फिर कुछ उनमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते हैं, प्रिजर्वेटिव फ्री ड्रॉप्स होती हैं। तो प्रिजर्वेटिव फ्री ड्रॉप्स होती हैं तो उनको कई बार हमें फ्रिज में रखना पड़ता है, या फिर उनको हमें विद इन 1 डे कंज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, वो 1 मंथ तक भी नहीं चलेगी, उनको 1 डे हम्म। यूज एंड थ्रो है। ओके। प्रिजर्वेटिव फ्री होने का फ़ायदा है वो आई में इरिटेशन कम करती है, हम्म। बट दैट डिपेंड्स ऑन द ड्रॉप, एंड यू हैव टू आस्क योर डॉक्टर एंड यू हैव टू रीड द लेबल वेरी क्लियरली। ओके। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जैसे आई ड्रॉप रखी हुई है, नज़र नहीं गई है किसी की, एंड सडनली किसी को कुछ गया, आंखों में कुछ जलन हुई, तो बोल दिया कि यार ये ड्रॉप रखी है फ्रिज में से निकाल के डाल लो, एंड वो एक्सपायर्ड है। जी। तो अगर कोई आई ड्रॉप जो कि एक्सपायर्ड है उसको हम अपनी आंखों में डालते हैं तो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जो एक्सपायर्ड है उसमें सबसे माइनर ये होता है कि जो उसमें एक्टिंग केमिकल था या ड्रग था या दवाई थी हम्म। वो अपनी पोटेंसी लूज़ कर देती है, तो जो उसका इफेक्ट उसके एक्सपायरी डेट से पहले है हम्म। वो एक्सपायरी डेट के बाद नहीं रहेगा, उसका एक्शन ही शायद ना हो, फ़ायदा ना दे। ओके। ये तो लीस्ट है। हम्म। सेकेंड ये, अगर वो अपने बियॉन्ड एक्सपायरी है तो उससे कोई साइड इफेक्ट होना या फिर उससे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होना हम्म। काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके। सो एक्सपायरी फूड प्रोडक्ट्स की भी होती है, वैसे मेडिसिन की भी होती है। हम्म। सो इट्स लाइक आफ्टर दैट दे आर नॉट सेफ टू बी यूज्ड। ओके। सर जैसे आपने एम्स से ही अपनी एमबीबीएस भी करी है एंड मास्टर्स भी, फिर आपने पीजी भी एम्स से करी है, तो कुछ कोटा होता है क्या
कि जो जिसने अपनी यूजी एम्स से करी है तो उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए कि इतना परसेंट कोटा रहेगा एम्स में? सो एम्स दिल्ली के लिए मैं बता सकता हूँ, एक बार एमबीबीएस में तो घुसने के लिए सबके लिए कॉमन होता है, हम्म। बट एमबीबीएस के बाद पीजी में घुसने के लिए एक एम्स का एक इंटरनल रिजर्वेशन सिस्टम होता है, ओके। बट दैट इज़ नॉट वैलिड फॉर ऑल ब्रांचेस. हम्म। I was doing it 6 years back. हम्म। It has evolved or not, I'm not very sure. But at my time, उसमें ऐसा होता है कि जिसका भी टॉप स्कोर है उससे एक 10% स्कोर के बाद हम्म। कुछ रैंक्स तक एम्सोनियंस को प्रेफरेंस दी जाती है फॉर ओके। सर्टेन ब्रांचेस. तो उसमें जो हाईली कॉम्पिटिटिव टॉप रैंकर्स होते हैं वो तो मेरिट से ही आते हैं सारे, बट हम्म। आफ्टर अ सर्टेन कट ऑफ कुछ सीट्स, थोड़ी सी पीछे वाली सीट्स एम्सोनियंस को प्रेफरेंस दी जाती है. ओके। दैट वाज एट माई टाइम. हम्म। बट देन अगेन उसके बाद एसआरशिप में कोई ऐसा इंटरनल रिजर्वेशन या कोटा नहीं होता है. ओके। बट दिस इज वेरिएबल. आई थिंक एवरी हॉस्पिटल हैज इट्स सर्टेन अमाउंट ऑफ थिंग्स, बट हाँ, एट माई टाइम दिस वाज द सिस्टम. ओके। तो अगर किसी को एम्स से ऑप्थेल्मोलॉजी करनी है जी. तो उसको कितनी अपनी रैंक लानी पड़ेगी कि इतनी रैंक में आपको ये सीट मिल जाएगी एम्स में? सो आई थिंक जनरल कैटेगरी में एज फार एज आई रिमेंबर अप टू 200-250 रैंक में यू कैन गेट अ सीट ऑन इन एम्स दिल्ली फॉर ऑफ्थल्मोलॉजी. एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि कितनी सीटें. कुछ बैचेस में सीटें ज़्यादा होती है, 20-25 तक होती है, कईयों में बहुत लिमिटेड निकलती हैं, कुछ मंथ्स में लाइक 6 मंथली जैसे भी होता है उसमें कई बार 7-8 सीट्स ही निकलती हैं. ओके। So that depends, but on an average, I think if you're within top 200-250 ranks in AIMS general category, you can get ophthalmology in AIMS Delhi. ओके। एंड सर बहुत ही एक कॉमन डाउट है जी. कि जैसे हम छोटे थे तो हमें बोला जाता था कि या इनफैक्ट अभी भी कि अगर कहीं पे वेल्डिंग हो रही है जी. तो उसको नेकेड आइज से मत देखो, जी. आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। तो इस जी. चीज़ में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है. एंड ये कॉमनली पेशेंट आते भी हैं हम्म। कई बार वेल्डिंग को देखते हुए, कई बार सूरज को डायरेक्टली देखते हुए, कि ग्रहण वाले दिन हम तो सूरज देखते हैं कि उनका कोई रिचुअल होता है, हम्म। तो उससे एक सोलर मैक्यूलोपैथी, एक रेटिना की प्रॉब्लम होती है, वेरी स्पेसिफिक होती है उसमें. क्योंकि आप वेल्डिंग की ब्राइट लाइट या फिर सन की एकदम डायरेक्ट ब्राइट लाइट अपने सेंटर से देख लेते हो, हम्म। तो बिकॉज ऑफ दैट ब्राइट लाइट आपका जो रेटिना है उसमें एक फोटोटॉक्सिक डैमेज हो जाता है. ओके। आइडली हमें इसलिए सन को भी डायरेक्टली कभी नहीं देखना चाहिए, या तो हम्म। शेड्स के प्रेजेंस में, तब भी डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए. हम्म। बट अगर आप कोई भी ब्राइट आर्क ऑफ लाइट को देख लेते हो, वेल्डिंग की हो सकती है, उससे आपके रेटिना को डैमेज हो सकता है. सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल. एंड स्पेशली जो वेल्डिंग कर रहे होते हैं उनको भी प्रॉपर आई प्रोटेक्शन पहनना राइट। होता है कि उसमें चिंगारी से चोट ना लगे और उनको वो रेटिना में डैमेज ना हो. राइट। राइट। ओके। तो सर इस कॉन्वर्जेशन को थोड़ा सा एंड करते हैं। जी. एंड कुछ भी जो आप मतलब नॉर्मल हमारी पब्लिक को बताना चाहते हो कि वो अपनी आई साइट को अच्छा रखने के लिए कुछ हैबिट्स कि वो डेली फॉलो करें। जी. हम इसको बांट लेते हैं. आई थिंक जो ओके। स्मॉल किड्स हैं, हम्म। बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग एज के हैं, उनके लिए तो बेस्ट है उनके पेरेंट्स को इंश्योर करना कि बच्चे हर दिन बाहर खेलें. हम्म। क्योंकि जो आप बता रहे थे कि मायोपिया या फिर चश्मा अर्ली एज में आना, दैट इज़ एक्चुअली अ प्रॉब्लम. एंड उसका सिंपलेस्ट सोल्यूशन इज़, इफ़ अगर आपके छोटे बच्चे हर दिन दिन में कुछ 1-2 घंटे बाहर खेल रहे हैं, हम्म। गार्डन में सूरज में खेल रहे हैं, तो उनकी आइज़ ऐसे ही ग्रो होंगी कि उनका नंबर ना बढ़े. हम्म। स्क्रीन टाइम भी लिमिटेड रखना है और बाहर खिलाना है. तो दैट इज़ फॉर द यंग किड्स. हम्म। सेकेंड, आई वुड से फॉर पीपल आर एज, जो कि प्रोफेशनल हैं, यंग अडल्ट्स हैं, हम्म। जिनको एक्चुअली लैपटॉप स्क्रीन्स मोबाइल्स का काम बहुत ज़्यादा अपने प्रोफेशन में रहता है. हम्म। आप उसको पूरा हटा तो नहीं सकते, बट फॉलो द 20-20-20 रूल. हर 20 मिनट के बाद स्क्रीन टाइम का ब्रेक लेना है 20 सेकंड के लिए, और किसी भी दूर ऑब्जेक्ट को देखना है. यू हैव टू लुक एट अ फार वॉल या फिर विंडो के बाहर देखना है, जिसका जिससे डिस्टेंस 20 मीटर हो। 20 फीट हो, 20 फीट हो। जिससे आपके आई मसल्स रिलैक्स हो जाएं. तो उससे आपका आई स्ट्रेन कम रहेगा. यू विल बी मोर कंफर्टेबल इन द लॉन्ग रन. हम्म। एंड फॉर द एल्डरलीज, स्पेशली जो डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव हैं, 50 ईयर्स से ज़्यादा हैं, उनको एक बार साल में एनुअल अपना आई एग्जामिनेशन कराना ज़रूरी है. हम्म। क्योंकि बिफोर द डिजीज़ प्रोग्रेस, बिफोर द एजिंग प्रोसेस प्रोग्रेस, अगर हम उनको अर्ली कैच कर लेंगे तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते ओके। एंड सर कोई एक एडवाइस
जो आप बडिंग डॉक्टर्स को देना चाहते हो जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या एक एडवाइस रहेगी? आई थिंक फॉर एनी फील्ड, कोई भी आप ब्रांच ले लो, हम्म, अगर आपने अपना डिसीजन बनाया है, यू शुड बी पेशेंट। क्योंकि हमेशा पहले जब आप कोई भी नई फील्ड लेते हो, आपको वो न्यू लगती है, आपको इंटरेस्ट बनने में टाइम लगता है, शायद आपको जो एक्चुअल वर्क है वो ना मिले ट्रेनिंग में। हम्म, आपको पहले क्लरिकल वर्क कराया जाता है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, हम्म, बट यू हैव टू बी पेशेंट एंड enjoy एवरी स्टेज, एंड यू शुड नो कि व्हेन द राइट टाइम विल कम, यू विल लर्न थिंग्स। कई बार सर्जिकल फील्ड में ये होता है कि हमें सर्जरीज कम मिल रही हैं, बट अगर आप अर्ली ऑन सर्जरीज ले लोगे तो आपके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आएंगे। फर्स्ट यू नीड टू असिस्ट योर प्रोफेसर्स, learn from your seniors, see proper surgeries, then do it in steps, and when the time will come, जब आपको दिया जाता है, make sure you make most use of it, because कोई भी आई ट्रेनिंग ले लो या कोई भी मेडिकल स्पेशलिटी की ट्रेनिंग, it's not a 1 day or a 1 year job, हम्म, it is a process. So if you have decided, then just be patient and follow and learn from every stage of your residency training. हम्म, And once you come out, even once you come out and after that also, you will keep on learning. ओके, किसी स्टेज को आप बाईपास नहीं कर पाओगे। राइट। तो सर थैंक यू सो मच, आज आपने काफ़ी सारे इंसाइट्स दिए अपने फील्ड के एंड आई होप कि काफ़ी सारे लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेंगे जिन जो अभी प्रॉब्लम फेस करते हैं अपनी आंखों को लेके एंड किन्हीं को हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ दिक्कत हो, तो आई एम श्योर कि जो भी ये लोग पॉडकास्ट देखेंगे उनको ये काफ़ी हेल्पफुल और बहुत इंसाइटफुल लगेगा। एंड सर थैंक यू सो मच वंस अगैन आने के लिए एंड अपने इंसाइट्स शेयर करने के लिए। थैंक यू अतुल, आई ऑल्सो एंजॉयड एंड आई होप ये पॉडकास्ट इज इंफॉर्मेटिव फॉर आवर ऑडियंस। राइट सर, थैंक यू सो मच वंस अगैन। सो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा पॉडकास्ट डॉक्टर अनिरुद्ध के साथ। आई होप कि आपको पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा एंड अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।